જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા. मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता. लेकिन इन्हीं कठिनाइयों का सामना करने के लिए ज़रूरत है सही मोटिवेशन की. आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जय वसावड़ा. मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि वो मंच पर आए और हम सभी को गाइड करें. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. तो पहले तो बात यह है कि हम जूम मीटिंग में जो टपाल टिकट की साइज के होके बैठे थे पूरे 1-1.5 साल तक स्क्रीन में बैठे थे, अब थोड़े बड़े 5 फुट के 6 फुट के बाहर निकल के आए हैं सब पर्दे में से और स्क्रीन से स्किन तक पहुंचे हैं. यह भी एक अचीवमेंट है हमारी. पिछले 1.5 साल से हम स्क्रीन पे थे. इसी वजह से तो मैंने अब पता है शायद मुझे कहना नहीं चाहिए स्कूल में 7 स्टेप इतनी बढ़िया स्कूल के सामने, लेकिन 2019 तक काफ़ी सारे स्कूलों में यहाँ पे सूरत में मैंने बोर्ड देखे थे सर जिसमें लिखा हुआ था मोबाइल्स आर नॉट अलाउड. 2020 में ऐसा ट्विस्ट आ गया कि स्कूल ही मोबाइल पे आ गई. तो फिर तो कहना पड़ा कि अपने पापा का मोबाइल ले लीजिए, अपने मम्मी का मोबाइल ले लीजिए, ऑनलाइन एजुकेशन है. शिक्षा मंत्रियों को कहना पड़ा, गवर्नमेंट को कहना पड़ा. सी जिंदगी में हम टेक्नोलॉजी को कहीं पे थाम तो नहीं सकते. हम स्टॉप का बटन तो है नहीं उसमें. ये तो जब आता है तो उसमें फॉरवर्ड गियर है, उसमें रिवर्स गियर है ही नहीं किसी भी टेक्नोलॉजी में. आ गई तो आ गई, ठहर गई तो ठहर गई. मुझे याद है मैं जब छोटा था और मेरे पेरेंट्स के साथ जब घूमने जाता था, एक कैमरा में 36 क्लिक होते थे. 36 क्लिक. लोग गिन गिन के चुन चुन के तस्वीरें निकालते थे. फिर उसको डेवलप करवानी पड़ती थी. सालों के बाद वापस आती थी. एल्बम बनाते थे लोग, उसको देखते रहते थे, दूसरे आते तब दिखाते रहते थे. आज विकी और कैटरीना अगर शादी भी कर ले तो हमको 10 तस्वीर यूं ही मिल जाती है. वी कैन शेयर इट इमीडिएटली ऑन इंस्टाग्राम इटसेल्फ. तो ये देखिए टेक्नोलॉजी जो चेंज हो गई वो तो वापस आने वाली है नहीं. तो उसके बीच हम इकट्ठा हो रहे हैं 1-to-1 बात करने के लिए, संवाद करने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ परफॉर्म करने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, बात सुनने के लिए, बात कहने के लिए. यही अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए. अभी जिन जिन मकामों में निकल के हम आए, सबने कोविड की सिचुएशन देखी, सबने उसमें जो डिफिकल्टीज ऑफ फेस की. और मैं तो श्रद्धा रखता हूँ यंग जो अचीवर्स है हमारे, मैं उनको सिर्फ यंगस्टर्स नहीं कहता, पेरेंट्स है, काफ़ी सारे पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं. मैं कहता हूँ कि आपके घर में सिर्फ यंगस्टर्स नहीं है, सिर्फ जवान लोग नहीं है. दे आर फ्यूचर क्रिएटर्स. यू आर बिल्डिंग फ्यूचर ऑफ द नेशन. ये हिंदुस्तान की विरासत है और भारत का भविष्य है. फ्यूचर क्रिएटर्स, दे कैन क्रिएट फ्यूचर. वाई? वेरी सिंपल लॉजिक. बैंक अकाउंट जो होता है ना, उसमें हम जितने पैसे निकाल के खर्च करते हैं वो हमारे पास नहीं रहते. जो खर्च नहीं करते वो हमारी सेविंग होती है, हमारे पास रहता है. ऊपर वाले का, भगवान का बैंक अकाउंट ऐसा है कि जो 24 घंटे रोज सुबह को सूरज की नई रोशनी के साथ हमें मिलते हैं, उसमें जितने खर्च कर दिए वो आपके हुए और जितने खर्च नहीं कर पाए वो दूसरे दिन फॉरफिट हो जाएंगे, जीरो बैलेंस हो जाएगा और वापस आपको शुरू करने पड़ेगा फ्रेश 24 आवर्स से. तो यहां पे हम जितने लोग बैठे हैं, चिंतन भाई, मोनिशा मैम, मैं मैत्री का नाम नहीं लूंगा उसमें, ओके, संजय भाई, कोमल बेन, तो हम लोग तो आगे जा रहे हैं. हमारी उम्र तो बढ़ रही है, हम तो ग्रो हो रहे हैं. मैं 30 साल पहले तो अपनी माँ की गोद में खेलता था, आज आपके सामने आ गया हूं. माँ नहीं रही, पिताजी का देहांत हुआ. तो देखिए हमारे पास दिन प्रतिदिन जो कम होता जा रहा है वो क्या है? फ्यूचर. कितने भी पूरे सूरत के, यहां तो अरबों खरबों वाले लोग घूमते हैं, आपको तो मालूम है सूरत के बारे में. पूरे सूरत की संपत्ति आप इकट्ठा कर लो और कह दो कि एक दिन फ्यूचर का ले आओ. एक दिन, एक मोमेंट, एक घड़ी, एक पल. हमें कोविड में देखा ना, लोग ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, एक बेड के लिए इतनी जद्दोजहद की, पैसे खर्च किए.
क्यों किए? एक दिन के लिए, एक घंटा, एक पल ज्यादा जी सके उसके लिए। कितनी भी दौलत आप लुटा दो, आप धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, दिलीप संघवी, गौतम अदानी, अजीज प्रेमजी, सबको साथ मिलकर सबकी दौलत ले लो, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, इलन मस्क, जेफ बेजोस, उन सब की दौलत ले लो, वो सब भी ये खरीद नहीं पाएंगे जो आपके बच्चों के पास, यहाँ के स्टूडेंट के पास, 7 स्टेप स्कूल के पास है। वो है यंग जनरेशन का फ्यूचर, भविष्य। और इसके लिए ये पूरी मेहनत की गई है, फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए। और ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। खलील जिब्रान साहब एक बहुत बड़े चिंतक थे, सूफी चिंतक खलील जिब्रान। उनकी एक बड़ी बढ़िया किताब है प्रॉफिट। उन्होंने लिखा है कि माँ बाप को यह सोच लेना चाहिए कि वो तो सिर्फ धनुष है, तीर कमान राम जी के हाथों में रहता है ना जो धनुष। माँ बाप को यह सोच लेना चाहिए कि वो तो एक धनुष है और धनुष का काम है तीर को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, तीर को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। लेकिन तीर कब अपने लक्ष्य तक दूर जाता है? जब दोनों सिरों से धनुष झुकता है। देखिए, दोनों सिरों से जब झुकता है धनुष्य, तभी तो तीर दूर जा पाएगा, तभी तो वो लक्ष्य हासिल कर पाएगा। सो पेरेंटिंग इज ए फुल टाइम जॉब माय फ्रेंड। ये बड़ा अच्छा लिखा अपना, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। ये कला है, जॉब नहीं है। मैंने जॉब बोला, फुल टाइम जॉब, लेकिन ये जॉब नहीं है, ये कोई प्रोसेसिंग नहीं है, कला है। और जब पहली संतान का जन्म होता है ना, तब माँ बाप का भी जन्म होता है, क्योंकि तब तक तो वो पति पत्नी थे, तब तक तो वो पुरुष और स्त्री थे, तब तक तो वो खुद शायद बच्चे थे। लेकिन जब पहली संतान का जन्म होता है, उस दिन से उनको पेरेंटिंग का तमगा मिला, वो मदर या फादर बने, मम्मी पापा बने, तो उनका भी एक्सपीरियंस साथ में शुरू होता है। मैं तो घर पे पढ़ा, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ होम स्कूल। तो कोई मीडियम ही नहीं था मेरा, तो न हिंदी मीडियम, न गुजराती मीडियम, न अंग्रेजी मीडियम। आई हैव स्टार्टेड इन इंग्लिश बिकॉज समटाइम्स in India and especially in Gujarat, people have got that fear of English language. I know that 7 Step has got about the medium, your bilingual medium. And now Gujarat government has already, because of the one person from Surat, Raish Maniyar, nice doctor and nice poet and nice speaker as well. He has done some efforts, and he met the education minister, then education minister Mr. Chudasama, and now education minister Mr. Waghani. And he created a atmosphere that Gujarat government should allow bilingual teaching. That means science and maths, these are the tough topics that person should explore for the future career. And that subject should be taught in English, and another topics like Samaj Vidya, like Itihas, Bhugol, that sort of thing, and language itself, that should be taught in mother tongue, like Gujarati. Why I am switched over in English? Because we have got that fear. We think that our children cannot learn English. No, it's not like that. See, I am here in front of you. I have traveled across almost 36 nations. I thought that I might face some difficulties initially. Confidence, here it is written, confident, capable, and creative. In my first meeting with the New York Times editor, ma'am, Catherine ma'am, she boosted my confidence. I told her that, see, I am coming from a background that I didn't teach, or I didn't speak, or I didn't learn the English language as a professional person. I was a bit less confident. मेरा आत्मविश्वास उस वक्त थोड़ा कम था, 20 साल पहले की बात है। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स की चैम्बर में, न्यूयॉर्क सिटी में, माय फर्स्ट एवर ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उन्होंने उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस बच गया, मेरा लेवल हाई गया लैंग्वेज के लिए। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि माय सन, योर इंग्लिश इज मच बेटर देन माय हिंदी, बिकॉज आई कैन नॉट लर्न और स्पीक और राइट और इवन लिसन हिंदी। मैं तो हिंदी कभी, अगर आप हिंदी में बोलोगे तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा क्या बोल रहे हो। आपको तो पता तो चलता है कि इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या बोल रहे हो। सो यू आर मच स्मार्टर देन मी। आप मेरी भाषा समझ सकते हो, मैं आपकी भाषा समझ नहीं सकती। वहां से ये पूरी जर्नी शुरू हो गई कि भाई हम तो कर सकते हैं। ये हमारे गोविंद काका जो है ना, यहाँ सूरत में गोविंद भाई धोलकिया, रामकृष्ण जेम्स, उन्होंने अपने टेबल पे लिखा हुआ है, आई एम नथिंग
अपने टेबल पे रखा है। आई एम नथिंग बट आई कैन डू समथिंग। मैं कुछ नहीं हूं लेकिन मैं कुछ तो कर सकता हूं। मैं हूं नहीं कुछ, लेकिन कुछ करके दिखा सकता हूं। तो ये होता है जो मेरी माँ ने, कहाँ से आया ये पूरी जर्नी कहाँ से आई। मुझे ये भी अच्छा लगा, मैंने खुद संजय भाई को उनके ब्रोशर में से निकाल के दिखाया कि आपने जो बैलेंस का वाला कलरफुल व्हील बनाया ना, न्यूटन के रंग चक्र जैसा, फ्रीडम भी है उसमें, एक्टिविटीज भी है, एक्सेलेंस भी है, लैंग्वेजेस भी है, एकेडमिक एक्सेलेंस भी है, एक्सपेरिमेंट्स है। बहुत कम स्कूलों के पास ये बैलेंस होता है। वरना क्या होता है, सिर्फ टॉपर्स ही टॉपर्स रहते हैं। मैं कहता हूं कि सब टॉपर हो जाएंगे, सब इंजीन हो जाएंगे, तो डिब्बे कौन बनेंगे? तो रेलवे स्टेशन पे पकौड़े कौन खिलाएगा? तो हर किसी का अपना एक रोल है। हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ टॉपर ही आगे बढ़ सकते हैं? वी मस्ट सेलिब्रेट सम लूजर्स एज वेल। 2 साल पहले मैंने उस वक्त आर्टिकल भी लिखा था उसके बारे में। एक मदर ने ट्वीट किया कि आज सो एंड सो सीबीएसई की एग्जाम में, जो टफ एग्जाम थी, जो नेशनल लेवल एग्जाम थी, उसमें मेरे बच्चे को सिर्फ 48% आए, 48%। और उन्होंने लिखा कि आज रात को हमने पार्टी रखी है हमारे घर में, क्योंकि एटलीस्ट उसने ये एग्जाम तो दी। हम बच्चों के अभिभावक, माता पिता, हमने तो एग्जाम ही नहीं दी थी कभी सीबीएसई की लाइफ में कि हमको 48% भी आए। तो हमारे खानदान में पहला चश्मो चिराग पैदा तो हुआ जिसने एग्जाम दी सीबीएसई की। आज 48 आए, हम उसका हौसला बढ़ाएंगे, उसको केक खिलाएंगे, उसके दोस्तों को बुला के खाना पीला खिलाएंगे, कुछ ये बलून लगा के फोड़ेंगे, कुछ जलसा करेंगे, कुछ उत्सव करेंगे। अगर उसकी हौसला अफजाई होगी और उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स वरीड नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे, तो कल से वो और मेहनत कर भी पाएगा और नेक्स्ट एग्जाम में वो 48 का उल्टा भी कर सकता है, 84। बट ही इज माई चाइल्ड, आई वॉन्ट रिजेक्ट हिम और हर। मेरा बच्चा है ना, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो मैं उसको कह सकता हूं, लेकिन अगर उसको कुछ चीज पसंद नहीं आई तो वी कैन वेट। पेरेंटिंग इज आर्ट ऑफ वेटिंग। ये मेरे माँ बाप से मैंने सीखा। पेरेंटिंग इज आर्ट ऑफ वेटिंग। जब मैं छोटा था तो बड़ी शरारत करता था, वो बजाज की बल्ब की इश्तेहार की तरह बहुत सारी शरारतें होती थी। मैं तो इतनी डिफरेंट एनवायरनमेंट में पला बटा। छोटा सा गांव था गोंडल, माताजी जो जॉब कर रही थी शिक्षिका का, उन्होंने छोड़ दिया, पिताजी ने अपना जॉब जारी रखा। दोनों साथ में किचन में जाके रसोई बनाते थे, क्योंकि मेरी फुल टाइम स्कूल हो गई थी। उसमें 5 घंटे 6 घंटे और बेल बजने वाली बात तो थी नहीं। कभी भी मैं पढ़ने बैठ जाता था, कभी भी खेलने बैठ जाता था। तो मैंने जेंडर इक्वालिटी कोई किताबों से या सेमिनार से या कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से नहीं सीखी। मैंने सीखी अपने घर से कि मेरे पापा जो है वो सब्जी बना रहे हैं और मेरी माँ जो है वो रोटी बना रही है, और मैं अकेला जो हूं जिसको कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ खाना है। हम क्या करते हैं, हम लोगों को उपदेश देते हैं। पेरेंटिंग उपदेश से नहीं सीखा जाता, आचरण से सीखा जाता है। वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, वैल्यूज कैन बी कॉट। अमेरिका के राष्ट्रपति और आज भी जो सर्वे होता है, अभी 2020 में एक सर्वे हुआ था, इलेक्शन जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, कि अब तक के जितने प्रमुख हमने देखे उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रेसिडेंट कौन है। और उस सर्वे में जिनका नाम आया उनका नाम बड़ा फेमस है, हमारे यहां भी बड़ा फेमस है, अब्राहम लिंकन। फ्यूचर के लिए जिन्होंने काम किया, अपनी जान गंवा दी, लेकिन देश को बताया कि सही ये है, ये काले गोरे का भेद आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बिल ऑफ इक्वल राइट्स यहां पे लेके आऊंगा। हर नागरिक को समानता मिलेगी, हर एक को हक मिलेगा, हर एक को एजुकेशन मिलेगा, हर एक को मताधिकार मिलेगा। अगर किसी ने जान गंवा के 100 साल पहले ये किया, शुरू किया, किसी ने फाउंडेशन रखा, तो 100 साल के बाद कोई बराक ओबामा जाके फ्रॉम द ब्लैक पीपल दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का 2 टर्म्स तक राष्ट्रपति बन सका। किसी को तो नींव बननी पड़ेगी ना, किसी को तो पहला पत्थर बनना पड़ेगा ना, कि जिससे ऊपर जा सके। मुझे लोग कहते हैं कि आप बड़े फेमस हो गए और आप पॉपुलर हो गए, आपने ये किया, आपने वो किया, और मैं हर बार कहता हूं कि हाँ, आपको मैं थोड़ा ऊंचाई दिखा दे रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स के कंधों पे बैठा हूं। आपको थोड़ा ऊंचा इसलिए दिख रहा हूं कि पेरेंट्स के कंधों पे बैठा हूं। शाहरुख खान ने जब बाजीगर के लिए फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड लिया, तब शाहरुख खान ने उस वक्त कहा था
कि मेरी माँ को कैंसर हो गया था और मैं जो टीवी सीरियल कर रहा था मुझे बताता था उसको कि तो अब तुम्हारा बेटा कुछ कर पाया। ये दिल्ली में सिर्फ मेरे पापा पैसे नहीं थे, मूंगफली खिलाने के लिए ले जाते थे। हम कॉनॉट प्लेस में बैठ के, जो राजीव गांधी चौक हो गया जिसका नाम, कॉनॉट प्लेस में बैठ के मूंगफली खाते थे। 5 रुपये की मूंगफली, खारिशिंग मूंगफली खाते थे और अच्छी अच्छी गाड़ियां देखते थे। वो हमारा संडे इवनिंग होता था, क्योंकि फिल्म में जाने के भी पैसे नहीं होते थे। संडे इवनिंग क्या, ये बड़ी गाड़ी निकली, ये फॉरेन वाली गाड़ी निकली, ये लाल गाड़ी निकली, ये ब्लू गाड़ी निकली। संडे इवनिंग खत्म हो गया, 5 रुपये की मूंगफली खाई, पापा का हाथ पकड़ के घर पे आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, अब जो रहा तो वो तो अचीवमेंट रहा बच्चों ने जो किया। तो मैं यहाँ पे इसलिए, उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड के वक्त कहा कि मैं टेलीविजन छोड़ के सिनेमा में इसलिए आ गया कि बड़ा स्क्रीन अगर हो तो ऊपर बैठ में, कहते हैं कि माँ बाप जाने के बाद सितारे बन जाते हैं, तो वो सितारे बने हुए माँ बाप नीचे देख सके तो उनको बच्चा थोड़ा बड़ा दिखाई दे, बड़े स्क्रीन पे, छोटा ना दिखाई दे टेलीविजन पे। ये क्या है ये चीज? मैं बच्चों को भी कहना चाहता हूं, काफी सारे यंग बच्चे यहां पे बैठे हुए बड़ी चाव से सुन रहे हैं, बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, तो उनको भी कहना चाहता हूं कि हमारी जो पतंग होती है ना, सूरत तो पतंगों का शौकीन शहर है, यहां पे पतंगबाजी सिखानी नहीं पड़ती। तो पतंग जो आकाश में जाती है तो सब तस्वीरें निकालते हैं कलरफुल काइट्स की, लेकिन काइट्स कब स्काई हाई हो सकती है? जब उसके पीछे मांझा होता है, डोर होता है, मांझा। मांझा कहां से आते हैं? फिरकी से। फिरकी कहां होती है? धाबे पे, टेरेस पे, अगासी पे। तो फिरकी की कोई तस्वीर नहीं निकलता, फिरकी की कभी फोटो नहीं आती अखबार में। पतंगों की आती है, काइट्स की आती है, कलरफुल काइट्स, स्काई हाई काइट्स। लेकिन जिस पतंग को डोर मिलना बंद हो जाए, जिसकी डोर कट हो जाए, जिसकी डोरी आप काट दो, जिसका मांझा काट दो, वो पतंग ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आएगी, क्योंकि उसको टिकाने वाला तो वो डोर था जो दिखाई नहीं रहा था। तो पेरेंट्स जो होते हैं और टीचर्स जो होते हैं, आपकी 7 शिप स्कूल की टीम, पेरेंट्स जो होते हैं और टीचर्स जो होते हैं, वो होते हैं स्ट्रिंग, वो होता है मांझा, वो होते हैं डोर, वो होती है फिरकी। दिखाई नहीं देती, लेकिन वो होती है, तभी हम ऊपर न ऊपर जा सकते हैं और टिक सकते हैं और आसमान में कलर भी कर सकते हैं। ये रियलिटी है लाइफ की। उस जमाने में मेरी माँ ने ये सिखाया कि भाई आपको किताबें पढ़नी चाहिए। उस वक्त तो मोबाइल था ही नहीं, कहां से ले आते? था ही नहीं, अस्तित्व की नहीं था। टेलीविजन पे चैनल भी नहीं आती थी, लोग एंटेना घुमाते रहते थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वक्त ही वक्त था और उस वक्त में उन्होंने किताबें थमा दी हाथ में, और मेरी माँ ने संकल्प किया कि मैं लाइफ टाइम गोल्ड, सोना नहीं पहनूंगी। मैं पहनता हूं, उन्होंने नहीं पहना। मैंने पहनी हुई है वीटी, मैंने पहनी हुई है कड़ा, उन्होंने कभी नहीं पहना। लेकिन उन्होंने किताबों का सोना, रीडिंग का सोना, थॉट्स का सोना, एक्सपीरियंस का सोना, जो हमारे घर में तिजोरी में नहीं है, कमरों में है, पूरा रूम भरा हुआ है उस लाइब्रेरी का, वो इतना वजनदार बनाया, इतना बड़ा बनाया, चोर चोरी भी नहीं कर सकता उसकी। तिजोरी तो उठा के ले जाए, एटीएम मशीन उठा के ले जाए, लेकिन लाइब्रेरी कैसे उठा के ले जाए? वो कैसे चोरी कर ले? उन्होंने लाइफ टाइम जब चल बसे तब भी एक सोने की, एक ईयरिंग, एक नाक की जिसको बाली कहते हैं, एक बाली, एक ईयरिंग उनके पास सोने की नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक चीज जो मुझे दी, वो ये कहते थे दूसरों को, आप पूछते थे कि आप जय को क्या बनाओगे? पायलट बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे, सिविल सर्विस ऑफिस बनाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओगे, क्या बनाओगे? और उनका जवाब था, मैं उसको सीखता सिखा रही हूं, सीखना सिखा रही हूं। आई एम कोचिंग हर हाउ टू लर्न। सीखना कैसे वो सिखा रही हूं। फिर तो वो जो चाहे वो बन सकता है। अगर नहीं भी बन सकता है तो एज ए मदर आई एम कॉन्फिडेंट कि वो अच्छा इंसान तो बनेगा, और कुछ बने या ना बने, सफलता मिले या ना मिले, सुख तो मिलेगा। हम सफलता के पीछे इतने भागते हैं पेरेंट्स भी, कि सुख तो बीच में ठहर जाता है। वो पता है पहले के जमाने में वो विद्या बालन की मूवी आई थी, उसमें वो बताई गई थी, नींबू चमचे, स्पून एंड लेमन, उसकी रेस होती थी। अगर किसी ने कोई इवेंट में देखा हो या बचपन में किया भी हो, पुराने वाले स्कूलों में भी होती थी उसकी कंपटीशन। तो चम्मच रहता है मुंह में, चम्मच में नींबू रहता है, नींबू, लेमन। आपको दौड़ना होता है, तुम्हारी सुलू मूवी के ओपनिंग में है, और आपको दौड़ना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि लेमन जो नींबू है आपका गिर न जाए दौड़ते दौड़ते।
तो फास्ट दौड़ना है, दूसरों से आगे भी रहना है, गोल पोस्ट जहाँ पे वो रेखा खींची गई है वहाँ को टच करना है। लेकिन अगर आप ज़्यादा तेज दौड़े, दूसरों के आगे निकलने के लिए ज़्यादा फास्ट हो गए और बीच में लेमन नींबू गिर गया, तो आप पहले होंगे लेकिन विनर नहीं होंगे, विजेता नहीं होंगे, चैंपियन नहीं होंगे। चैंपियन तो वही होगा जो दौड़ा भी और जिसके अपना लेमन भी टिकाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे पेरेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जीवन में ये याद रखना कि ये जो चीज़ है ना, ये टाइम विथ आवर ओन फैमिली, एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ अगर मूवी भी देखनी है तो साथ में कुछ देखना, कुछ हंसी खुशी की बातें करना, कुछ सुख दुख बांटना, ये जो जॉय ऑफ शेयरिंग, जो मोमेंट्स होती है इमोशनल, वो है लेमन, लाइफ का नींबू। अगर आप पहले पहुंच जाओगे, बहुत फास्ट दौड़ेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा बंगला हो जाएगा, बहुत ज्यादा गाड़ियां हो जाएंगी, बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। अगर यंग पीपल है, आप स्टूडेंट है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत ज्यादा फॉलोअर हो जाएंगे, काफी यंग एज में आप मैत्री की तरफ विमान उड़ाने लगोगे, पायलट हो जाएंगे, आप मोनिशा की तरफ बॉलीवुड में जाके काफी सारे क्लाइंट्स के साथ न्यूमरोलॉजी कर सकोगे, आप चिंतन की तरह कोरियोग्राफी करके यहाँ पे स्टेज पे बैठ सकोगे, आप सब कर सकोगे। लेकिन आप पहले तो हो जाओगे, लेकिन अगर बच्चों के साथ रिश्ता छूट गया, अगर बॉन्डिंग टूट गया, फैमिली का अंदर जो ठहराव होता है, एक रिश्ता होता है, वो अगर टूट गया तो पहले होंगे लेकिन विनर नहीं होंगे। पहले होंगे, फर्स्ट होंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन विनर नहीं होंगे। तो विनर के होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर से मैं अब्राहम लिंकन के पास जाता हूं। मैंने यहां से शुरू किया था। लिंकन साहब जो थे वो बहुत छोटे थे और गरीब कुटुंब थे। उनके पिता खेत मजदूर की तरह काम करते थे और अब्राहम लिंकन ने एक जू देखने के लिए बच्चों के उनको बाबूजी ले गए, उनके पिताजी। तब तो अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट वाली बात ही नहीं थी, एडवोकेट भी नहीं थे, बड़े ही नहीं हुए थे, छोटे बच्चे थे। उनके पिताजी उनको ले गए जू दिखाने के लिए। जू में अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से वहां पे हाइट का धोरण रखा था कि बच्चों की कितनी उम्र है उसके हिसाब से हम हाइट के हिसाब से तय करेंगे। तो जू में उन्होंने ये जो धोरण रखा था, जो लाइन रखी थी कि इतनी हाइट अगर हो तो 5 साल से छोटा गिना जाएगा और उसकी टिकट नहीं लगेगी। अब 5 साल से बड़ा गिना जाएगा और उसकी टिकट नहीं लगेगी, और 5 साल से बड़े की टिकट लगेगी, 5 साल से छोटे की टिकट नहीं लगेगी। तो वहां पे हाइट का एक बार था ऐसा। अब लिंकन की हाइट, अगर आपने लिंकन को मूवी में भी किसी अभिनेता को देखा वो परफॉर्म करने के लिए, 6 फुट से ज्यादा थी। तो बचपन में भी ग्रो हो गए थे। उम्र 5 साल से कम थी, लेकिन हाइट 5 साल के बच्चों की होनी चाहिए उससे ज्यादा थी। तो वो क्लार्क ने कहा कि चलेगा, चलेगा, आपका बच्चा छोटा है, चलेगा, मत लो टिकट। उसके बाप ने कहा कि नहीं, टिकट ले लो। फिर सही है, बच्चा छोटा है लेकिन हाइट उसकी बड़ी है, आपके बार में ये फिट नहीं होता, उसकी टिकट ले लो। टिकट के लिए पैसे उसके पास नहीं थे, तो वो इस पॉकेट में से एक सिक्का निकाला, इस पॉकेट में से दूसरा सिक्का निकाला, यहां से तीसरा सिक्का निकाला, ऐसे कर करके 3-4 सिक्के जोड़ के एक टिकट के पैसे दिए। तो क्लार्क ने कहा, अरे मैं कह रहा हूं जाने दो। बुकिंग क्लार्क ने कहा, जाने दो, बच्चा है, नहीं लेना है टिकट, आपने बता दिया 5 साल से छोटा है, चलेगा। तो बाप ने यह कहा, जहां से बच्चा कहां पहुंचा और उस बच्चे की वजह से पूरा मुल्क कहां पे पहुंचा, यह मैं आपको समझा रहा हूं। बाप ने उस वक्त टिकट पे जू की बुकिंग क्लार्क से कहा कि हाँ, आप तो जाने देंगे, आपके लिए चलेगा, लेकिन इस बच्चे को लगेगा कि रूल्स तो तोड़े जा सकते हैं, उसमें कुछ चल सकता है, झूठ तो बोला जा सकता है, ये मेरे फैमिली में नहीं चलेगा। आपके जू में चलेगा लेकिन मेरे फैमिली में नहीं चलेगा, ये मुझे महंगा पड़ेगा टिकट, ये मुफ्त का टिकट मुझे महंगा पड़ेगा। इसके छोटे से दिमाग में आ जाएगा कि ये तो चल सकता है, वी कैन हैव अ शॉर्टकट, वी कैन टेल लाइज, हम झूठ बोल सकते हैं, हम गलत कर सकते हैं। तो वैल्यूज कैन बी कॉट, वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट। पूरा जो पेरेंटिंग मुझे तो अच्छा लगा, मैं संजय भाई को और धन्यवाद देना चाहूंगा। अब शुरू हो रही है तो अब स्कूलों को तो ये फोकस है कि कैसे सिलेबस को खत्म करें, कैसे एग्जाम ले, कैसे हमारे स्कोर्स और नंबर्स क्रिएट करें, कैसे टॉपर्स का लिस्ट बनाए और वहां से नए एडमिशन क्रिएट करें। और आपने मुझे
कितनी मेहनत करके, जैसे वो बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करने के लिए खड़े रहते हैं कि आखिरी ओवर में कैच आ जाए, कैच आ जाए, कैच आ जाए। इस तरीके से मेहनत करके कोमल बेन ने नहीं तो कैसे 25 फोन, जितने केबीसी की लाइन में उन्होंने फोन नहीं किए होंगे, इतने फोन मुझे किए। क्यों? मुझे ही क्यों बुलाना था? सूरत में भी अच्छे अच्छे लोग हैं स्पीकर से, मेरे भी मित्र हैं, मुकुल भाई चौकसी है हमारे, वो तो साइकियाट्रिस्ट है, वो तो आपको कुछ ऐसी ज्ञान भी दे सकते हैं जो साइकोलॉजी का दे सकते हैं। लेकिन उनको ये पैशन था कि कुछ नया करे, कुछ नई बात करे। पेरेंट्स को ये खर्च किया, पूरा हॉल बनाया, उसको यूट्यूब पर रखा, बहुत सारे जद्दोजहद की उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये समथिंग एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। और मैं स्कूलों को इस तरीके, मैं सिर्फ बैनर से स्कूल नहीं देखता, बिल्डिंग से स्कूल नहीं देखता, मैं ये सोचता हूं कि उसको स्कूल का जो संचालक है, स्कूल के जो ट्रस्टी मंडल है, स्कूल के जो प्रिंसिपल है, वो उसमें पैशन कितना है अपने फील्ड की तरफ। वो उनके लिए बिजनेस है या पैशन है, प्रोफेशन है या पैशन है। और पैशन क्या होता है? मुमकिन से थोड़ा आगे जाना, बियॉन्ड पॉसिबल इज पैशन। ये देखा ना आपने, कितने सारे परफॉर्मेंसेस बढ़िया हुए यहां पे। तो इतनी कच्ची उम्र में अगर मुझे आपको बोलता होता डांस करो, मैं तो किताबें पढ़ सकता हूं लेकिन ऐसा डांस नहीं कर सकता। तो इन्होंने किया। क्यों किया? उनको कुछ करके दिखाना था, आपकी नजरों के सामने, हमारी नजरों के सामने। उनमें भी शायद हुआ होगा कि ये नहीं हो रहा, ये स्टेप नहीं हो रहा, ये इस तरीके से हम मुड़ नहीं पा रहे, यहां से हम खड़े नहीं हो पा रहे, फिर भी उन्होंने किया। सपोज मुझे डॉक्टर बोले कि भाई आपको रनिंग करना पड़ेगा और मैं रोज 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो 2 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस मेरे बॉडी को है, मेरे शरीर को है। लेकिन अगर एक दिन में मन मक्कम करके कि चाहे जो हो जाए, चाहे धड़कन बढ़ जाए, चाहे पसीना छूट जाए, लेकिन 1 किलोमीटर और दौड़ूंगा, तो 1 किलोमीटर ज्यादा मेरा शरीर नहीं दौड़ा, मेरा मन दौड़ा, मन ने काबू किया शरीर को और उसको फोर्स किया। ये होता है पैशन। और इसलिए हमारे बच्चे बच्चियां हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, एंथुसियास्टिक लगते हैं, एनर्जेटिक लगते हैं, क्योंकि यंग किड्स जो होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, उनके पास पैशन के फव्वारे होते हैं, फव्वारे। जो बूढ़े हो जा रहे हैं, जब उम्र बढ़ जाती है तो हमारी पैशन कम हो जाती है जीवन के देखने की। तो यहां पे बीच में जब स्टेज बन रहा था तब कुछ क्वेश्चन आंसर हुए और उसमें बड़े ऑनेस्ट जवाब दिए बच्चों ने भी और माताओं ने भी। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम ऑनेस्टी तो है, शुरू तो यहां से किया जा सकता है। ऑनेस्टी अगर नहीं होगी तो शुरू कहां से करेंगे? हम कहते हैं पेपर फूट जाता है, अभी तो चलता है परीक्षा का पेपर फूट गया, तो मैंने गुजराती में ट्वीट किया उस वक्त कि पेपर नहीं फूटता, मानसों फूटे છે, पेपर थोड़ा फूटे છે, इंसान फूट जाते हैं। वो लालच में आ जाते हैं, उनको लगता है, बच्चों को, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि 12-15 लाख खर्च कर दो, बच्चा यहां पे अंदर आ जाएगा। अंदर आके क्या करेगा? आप खुद भी कभी ऐसा सोचो तो सही कि आपके सामने ऐसा कोई, आप बस में बैठो, सपोज स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में बैठो और कोई बता दे कि बस का ड्राइवर जो है वो ड्राइवर नहीं है, वो तो 15 लाख खर्च करके परीक्षा पास करके कोई चिट्ठी लेके आ गया है, तो आप वो बस में से उतर जाओगे कि मैं यहां पे नहीं जाने वाला भाई, मैं सूरत से मुंबई इस बस में नहीं जाऊंगा, ये तो इसके तो कोई ट्रेनिंग है नहीं। और आप अपने बच्चों के लिए यही कर रहे हो। क्यों? भाई बिकॉज हमने कंपटीशन को कंपैरिजन बना के रख दिया। मुझे बात यह करनी है, यंग पीपल से भी करनी है। कंपटीशन इज गुड, हम इंस्पायर होते हैं कंपटीशन से। हम 3-4 स्पीकर होते हैं और हर कोई अच्छी अच्छी बात करता है, तो मुझे भी लगता है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए, मुझे ये बात कहनी चाहिए। मोनिशा बेन ने 5 टिप्स दे दी, चिंतन भाई ने अपनी हार्ट खोल के रख दी आपके सामने, तो मुझे लगा कि मुझे भी इसमें से प्रेरणा लेके ये बात कहनी चाहिए, ये बात कहनी चाहिए। दिस इज हेल्थी कंपटीशन। डांस में भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है। यहाँ पे सूरत में ऐसे लोग मैंने देखे, काफी सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, इनकी भी स्कूल है, इनकी भी स्कूल है, इनकी भी स्कूल है। झगड़ते नहीं, साथ में कॉम्पीट करते हैं कि आपकी स्कूल में ये करो, आपकी स्कूल में ये करो, आपकी स्कूल में ये करो, एसोसिएशन बना के साथ आ जाते हैं। ये होता है कंपटीशन, स्पर्धा। स्पर्धा आपको निखारती है, स्पर्धा आपको प्लस करती है, स्पर्धा दूसरों में से अच्छे गुण आपको अपनाने के लिए प्रेरित करती है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट द कंपटीशन। कंपटीशन होना चाहिए, एग्जाम होनी चाहिए, स्पर्धाएं होनी चाहिए, तभी तो आप जरा तप के सोना बाहर आएगा। मंदिरों में जाके हम मूर्तियों के सामने प्रणाम करते हैं, वो भी पत्थर है, और जहां पे हमारे चप्पल जूते रखते हैं वो भी पत्थर है। जो पत्थर घिसने वाला है उसके ऊपर लोग पांव रख के चले जाते हैं, लेकिन जो पत्थर तराशा गया है,
जिसने थोड़े कष्ट सहन किए हैं उसके सामने लोग मत्था टेकते हैं। तो एजुकेशन यानी तराशना अपने आप को। सूरत तो डायमंड सिटी है। पहली बार मैंने रफ डायमंड यहां पे सौजी भाई की फैक्ट्री में देखा था तो मुझे लगा ये तो कोई शक्कर का कोई पीस है, ये कोई डायमंड है, क्योंकि बड़ा मैला घैला हुआ था। वो वाइट जो चमक जो होती है डायमंड की वो तो थी नहीं उसमें। फिर उन्होंने पॉलिश्ड और कट डायमंड मुझे दिखाए तो मैंने कहा ये बड़ा बढ़िया है। तो सौजी भाई ने बताया कि वो पहले वाला जो ज्यादा कीमती था, अगर आपने ले लिया होता तो ये कीमती था, ये बड़ा वाला था, ये रफ था, आपको उसके पैसे ज्यादा मिलते। ये पॉलिश है, कट है, उससे कम है, कैरेट में कम है वजन में, लेकिन चूंकि वो फिनिश्ड है, कटिंग हो गया है तो आपको अच्छा लग रहा है, पॉलिशिंग हो गया है तो आपको अच्छा लग रहा है। तो 7 स्टेप्स जैसी स्कूलों का कर्तव्य क्या है हमारे समाज में कि रफ डायमंड तो कुदरत बनाती है, खदानों में से बाहर आता है, सोना आता है, डायमंड आता है, लेकिन उसको पॉलिश करके, जिसको कहते हैं ना गुजराती में घाट देना, उसके गहने बनाना, उसको पॉलिश करके उसकी चमक निखारना, उसका जो असली कलर है, उसका जो असली रूप है, असली जो चमक है, उसको बाहर निकालना। दिस यू पीपल आर डूइंग। दिस इज व्हाट एजुकेशन इज ऑल अबाउट। ये हम भी कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स। तो कंपटीशन गलत नहीं है, गलत है कंपैरिजन। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे वाली बात। लोग मैं देखता हूं, हम कहते हैं कि रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में वेटर ऑर्डर लेके आएगा। सूरत में तो मैं काफी बार गया हूं, ये तो खाने पीने का शहर भी है, सिर्फ डायमंड सिटी नहीं है, स्वाद का शहर भी है। वेटर कौन है? पहले तो हम गाड़ी या स्कूटर लेके जाते हैं, आधे घंटे तो ट्रैफिक में हर सिग्नल पे हम वेट करते हैं। फिर जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पे टेबल के लिए बुकिंग करवा के वेट करते हैं। फिर टेबल पे बैठ के खाना ऑर्डर किया है वो आना है, वो उसकी वेट करते हैं। फिर वापस पार्किंग में जाके हमारा वाहन कैसे निकलेगा उसकी वेट करते हैं। और जो खाना परोस रहा है उसको हम कहते हैं वेटर। वेटर तो हम है, 2 घंटे तो वेट हमने की 15 मिनट खाने के लिए। तो माय फ्रेंड्स, मैंने देखा है अपनी आंखों से दूसरों की थाली में क्या आ रहा है, लोग तिरछी नजर से देखते हैं। मैरिज में भी ऐसा होता है। मोबाइल की यहां पे बात हुई ना, मोबाइल में भी ऐसा होता है। जब आपने नया मोबाइल लिया, आपने सोचा मैं आईफोन प्रो मैक्स 13 ले लूं, ले भी लिया, मंगवा लिया, अमेरिका से कोई आ रहे थे उनके साथ मंगवा लिया, यहां से ले लिया, टैक्स भर के ले लिया। जैसे आपने उसमें सिम कार्ड डाला और 2-3 महीने इस्तेमाल किया, गैलेक्सी S22 आ जाएगा। आपने सोचा ये ले लूं, अब गैलेक्सी S22 बढ़िया है, ये ले लूं। थोड़े दिन हो जाएंगे तो गूगल पिक्सल का नया 7 मॉडल आ जाएगा। गूगल पिक्सल ले लेते हैं तो उसके बाद गैलेक्सी नोट का नया मॉडल आ जाएगा। नोट ले लेते हैं तो 2 महीने के बाद आईफोन की डेट है, नई लॉन्च होने की, आईफोन 14 आ जाएगा। ये मैरिज में भी होता है और मोबाइल में भी होता है। लोग अपने पास जो होते हैं उसको तो पूरा देखते नहीं, और दूसरों के पास क्या है वही देखते रहते हैं, वही देखते रहते हैं। तो ये कंपैरिजन की साइकोलॉजी है, और यंग पीपल में बहुत ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो यही साइकोलॉजी का हो रहा है। हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है हम नहीं देखते। अब कुदरत का एक कानून है, जो कीमती चीजें हैं ना वो ढक के रखी जाती है कुदरत में। देखिए सोना, ऐसे ही आप सोने का पहाड़ दिखाई देता है आपको कभी, कि यहां से गए और थोड़ी हथौड़े बथौड़े ले गए और वहां से 2-3 पीस सोने के निकाल के ले आए। मोती जो होते हैं, मोती कोई रेत की तरह मिले होते हैं। यहां पे तीथल चले जाओ, डुमस चले जाओ, बीच तो है, दमन चले जाओ, बीच बहुत सारे हैं, मोती कहां पे है? कहां पे है मोती? आप मुझे बताइए। भीतर होते हैं ना, आपको डुबकी लगानी पड़ती है, डाइविंग करना पड़ता है, समुद्र के तल पे जाना पड़ता है, तट पे नहीं। तट पे मोती रेत होती है, तल पे मोती होते हैं। हीरे की खदान होती है, सोने की खदान होती है, चांदी की खदान होती है। अब देखिए, जो चीजें बहुत कीमती होती है उसको थोड़ा कुदरत छिपा के रखती है, ढक के रखती है, और अपने आप पे यह कर्तव्य रखती है कि आप उसको बाहर निकालो, तराशो, पॉलिश करो, और फिर उसकी कीमत सही आपको पता चलेगी। डोंट कंपेयर। अब मेरा आप ट्विटर प्रोफाइल उठा के देख लो, उसमें मेरा एक फोटो है, मैं न्यूजीलैंड में गया हूं, हेलीकॉप्टर राइड में गया था, पीछे हेलीकॉप्टर है, बर्फ है, और मैं जैकेट वैकेट गॉगल्स वॉगल्स पहन के वहां पे खड़ा हूं। ये फोटो मेरी ट्विटर प्रोफाइल की कवर फोटो में है। तो एक दिन एक दोस्त ने उसमें मुझे पर्सनल मैसेज किया कि आपके तो भाई बड़ी, आपकी तो सोना चांदी ही चल रही है, यहां पे इतनी गर्मी है
और आप यहाँ पे बर्फ में हेलीकॉप्टर लेके गॉगल्स पहन के घूम रहे हैं। मैंने कहा भाई वो 3 साल पहले घूमा था, मैं भी आपकी तरह घर में ही हूं, गर्मी में हेलीकॉप्टर में नहीं हूं, बर्फ में भी नहीं हूं और गॉगल्स भी नहीं पहने हैं। वो तो एक मोमेंट थी जिसको मैंने कैप्चर करके आपके सामने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे रख दिया। अब कैटरीना कैफ ने वो शादी का जोड़ा वोड़ा सिलवाया, तो उसके बाद कल मैंने पोस्ट भी लिखा था उसके बारे में कि एक अब जो सत्यनारायण की कथा में शीरा का प्रसाद बनाते हैं, तो कैटरीना ने हलवा, जिसको हिंदी में हलवा कहते हैं, तो हलवा बनाया विकी के लिए और अपनी स्टोरी में डाला, और फिर उसके ऊपर एक एरो डाला और एरो डाल के हिंदी में लिखा मैंने बनाया। उसके लिए अचीवमेंट है ना, मैंने 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 खुद बनाया, मैंने सीखा, मैंने बनाया। तो हमने वो फोटो जो देखे कि वो जो सजी धजी दुल्हन है, मेकअप है, कॉस्ट्यूम्स है, तो ग्लैमर इंडस्ट्री से है। लेकिन ये देखो, हलवा बनाते वक्त हलवा का तो नहीं देखेगा ना कि ये कैटरीना कैफ का हाथ है, उसके लिए मुझे खुद तैयार होना है। वो तो किसी का भी हाथ हो, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टोव के पास जाना पड़ेगा, किचन के पास, गैस के पास, अग्नि के पास, गर्मी के पास जाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, घी कितना डालना है, शक्कर कितना डालना है, किशमिश काजू कुछ कुछ डालना है, उसका तय करना पड़ेगा। अब मैंने बनाया लिखना है तो इतना तो करना पड़ेगा। तो बात ये होती है दोस्तों कि अगर आप सोशल नेटवर्क देख के अपने आप को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करने लगोगे तो ये इंप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट ही डालता है वहां पे। मैं अगर यहां पे आया हूं तो शावर लेके आया हूं, जितने भी बाल है थोड़े बहुत जो टिके हैं उसको ऐसे वैसे घुमा के आया हूं, कपड़ा पहना, उसमें परफ्यूम था तो परफ्यूम छांट दिया, और शूज पहने, घड़ी पहनी। तो क्या मैं जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ था, या अभी रोज 24 आवर्स ऐसे ही रहता हूं, घड़ी के साथ ही सो जाता हूं? तो हमारी एक सेल्फ होती है जो रियल सेल्फ, और हमारी एक जो सेल्फ होती है वो है इमेज सेल्फ। तो बच्चों को ये ध्यान रखना है और पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना है कि हमारी इमेज सेल्फ हमारी रियल सेल्फ से बड़ी ना हो जाए। ये आज का पेरेंटिंग की आर्ट है, ये बैलेंस कैसे करना। अगर ये हो जाती है तो मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों ऐसा होता है कि जब डेटिंग वेटिंग होती है और सगाई वगाई होती है, एंगेजमेंट होती है, उस वक्त तो लोग फोन को चिपक के रहते हैं, बैटरी उतर जाए तब तक बात करते थे ऐसे, और आप बाजू वाला सुन भी ना पाए, ऐसी दबी दबी आवाज में। और वही फोन के नंबर से 5 साल के बाद फोन आ जाते तो कट कर देते, वही घर का फोन है, घर का फोन, काटो काटो काटो, उसका जवाब ही नहीं देना है। घर के फोन का क्यों जवाब दे? क्यों? क्या हुआ उसके बीच? क्योंकि वो जो एंगेजमेंट हुई ना, तब अपना बेस्ट दिखा दिया, जो इमेज सेल्फ थी वो दिखा दी। अच्छे कपड़े, ब्यूटी पार्लर, बाइक, कार, घूमना फिरना, खाना खाना, रेस्टोरेंट में जाना, संगीत सुनना, नाचना गाना, तो इमेज सेल्फ तो पूरी दिखा दी, वो तो खत्म हो गई, उसका स्टॉक जितना था वो आपने पूरा कर दिया। तो फिर रियल सेल्फ बाहर आती है और फिर पता चलता है कि ये तो ब्रश भी सही तरीके से नहीं रखता। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग कहां से आएगी? इसलिए मैंने लिंकन की बात की, मैंने अपने माँ बाप की बात की। वैल्यूज कैन बी कॉट, वैल्यूज कैन नॉट बी टोट। वो जो सवाल है ना मोबाइल वाला, काफी साल पहले एक टेलीविजन के टॉक शो में जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब सब बैठे हुए थे और एक माता जी ने सवाल ये पूछा था। उन्होंने कहा था कि सर आप जो बड़े बड़े साहित्यकार लोग बैठे हुए हैं, तो आप दिखाए समझाइए मेरे बच्चों को कि ये बच्चे पढ़ नहीं रहे, मेरे पढ़ नहीं मानी किताब हाथ में लेके पढ़ नहीं रहे। तब मोबाइल इतना था नहीं, जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं ये टॉक शो की, तब था क्या? टेलीविजन था, टीवी देख रहे हैं, टीवी ज्यादा देख रहे हैं, मोबाइल तो उस वक्त था नहीं, लेकिन हम टेलीविजन और मोबाइल को साथ में ले लेते, स्क्रीन। तो गुलजार साहब ने वहां पे कहा कि भाई माता जी ये तो ठीक है, आपने फरियाद की कि आपका बच्चे पढ़ नहीं रहे, आपने आखिर में कौन सी किताब पढ़ी उसका नाम मुझे बताइए, पिछले महीने आपको क्या, आपने क्या पढ़ा? तो उस माता जी ने कहा कि भाई मैं मेरे बच्चों की बात कर रही हूं, अपनी बात नहीं कर रही हूं। तो जावेद अख्तर साहब बोले कि हम भी वही बात कर रहे हैं, देखिए हमारे भी बच्चे हैं, इनकी बेटी है मेघना, मेरे बेटे हैं फरहान और जोया, हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, वो तो किताबें लिख रहे हैं, वो तो फिल्में लिख रहे हैं, वो तो गाने लिख रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। तो आप ये पूछ रही है कि मेरे बच्चों को रीडिंग क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि जवाब आपके पास है,
आपने जवाब नहीं दिया कि पिछले महीने कौन सी किताब पढ़ी। कल मुकेश अंबानी ने 5 किताबों की लिस्ट रखी है। इस साल 2021 में मैंने कौन सी 5 किताब पढ़ी, ये रहे 5 टाइटल। तो मुकेश अंबानी को तो ऐसी जरूरत है नहीं कि पढ़े, वो तो पढ़ने वाले लोग को रोकड़ी पर रख सकते हैं कि आप यहाँ पे रहो, मेरे लिए पढ़ो और मुझे बता दो कि क्या पढ़ा। फिर भी उन्होंने, वो तो ज्यादा कोई ट्वीट भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 किताबों के नाम लिए कि ये 5 किताब मैंने पढ़ी। बिल गेट्स तो हर साल 10 किताबों का लिस्ट देते हैं कि पढ़ी। इलन मस्क तो इतना ज्यादा पढ़ते थे। अब देखिए, ये इन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास सबसे ज्यादा दौलत है, भारत में भी और दुनिया में भी। जेफ बेजोस ने तो Amazon.com निकाल के किताबें ही बेची, वहां से ही इतने पैसे ले लिए। फिर Amazon का एक्सपेंशन किया, पहले तो किताबें बेचने की साइट थी। ये अरबपति खरबपति लोग, ये मार्क जकरबर्ग, डॉक्टर का बेटा, हर सुबह में हम जिनको कमा देते हैं, व्हाट्सएप देख के, इंस्टाग्राम देख के, फेसबुक देख के, अकेला आदमी कमा रहा है उसमें से। उसके पिताजी डॉक्टर थे, उसकी वाइफ पीडियाट्रिशियन है प्रिसिला चान। और मार्क जकरबर्ग को खुद की जब पहली बेटी हुई तो जकरबर्ग जो हिमसेल्फ, उनका बायोडाटा पढ़ना फेसबुक खोल के, जकरबर्ग का, इंस्टाग्राम के ओनर का बायोडाटा, व्हाट्सएप के ओनर का बायोडाटा, फेसबुक के ओनर और फाउंडर का बायोडाटा अब पढ़ना। उसने 8 भाषाएं आती है, कितनी सारी किताबों की पूरी लाइब्रेरी की लिस्ट है। और उस जकरबर्ग ने उसमें यह कहा कि भाई मेरी जो बच्ची हुई, फर्स्ट चाइल्ड, उसकी बेटी हुई, तो उसने खत लिखा, एक फाउंडेशन बनाया अपनी दौलत में से उसके लिए, और एक खत लिखा कि देखो बेटी, तुम ऐसे घर में पैदा हुई हो जहां पे तुम राजकुमारी की तरह रहोगी। तुम्हारी माँ ही डॉक्टर है तो हेल्थ का इश्यू नहीं होगा। तुम्हारा बाप टेक्नोक्रेट है तो टेक्नोलॉजी के हर गैजेट्स, हर डिवाइस, पूरी डिजिटल दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। और पैसे तो है ही माँ बाप के पास, तो पैसे भी है, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट एक बाप है, हेल्थ में एक्सपर्ट माँ है, और पैसे है, अमेरिका जैसे देश का सिटीजनशिप है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जकरबर्ग ने उस लेटर में लिखा कि मैं तुम्हारे नाम से, तुम जब 18 साल की हो जाओ तो एजुकेशन फाउंडेशन में चैरिटी करूंगा, शिक्षा के लिए पैसे दूंगा, स्कूल के लिए पैसे दूंगा, ऐसे मुल्कों में पैसे दूंगा जहां पे स्कूल कम है, जहां पे शिक्षा कम है। क्यों? क्योंकि 18 साल के होने के बाद कभी ना कभी तुम हमसे बिछड़ के आगे अपनी लाइफ में जाओगी। तुम बाहर जाओगी, पढ़ने जाओगी, घूमने जाओगी, खेलने जाओगी, तुम्हारी कोई अपनी रिलेशनशिप होगी, तुम्हारी शादी होगी। हर बार तो माँ और बाप तुम्हारे साथ साथ 24 आवर्स नहीं चलेंगे। तो हम तुम्हें वो फाउंडेशन देना चाहते हैं कि हर बार हमें तुम्हारे साथ चलना ना पड़े, और हमें एहसास हो कि हमारी बच्ची जहां जाएगी रास्ता निकाल के वापस आएगी। तो अगेन मेरी माँ जो कहती थी, वो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, कि आपके बच्चों को बड़ा अच्छा मुलायम सा, रेशम सा, सिल्क सा रास्ता मिले, ऐसी प्रार्थना मत करो। ऐसा रास्ता कभी बुद्ध को नहीं मिला, महावीर को नहीं मिला, मोहम्मद को नहीं मिला, जीसस को नहीं मिला, राम को नहीं मिला, कृष्ण को नहीं मिला। कोई वनवास में चला गया, कोई हिजरत में चला गया, कोई क्रॉस पे लटक गया, किसी ने तो जन्मते वक्त अपने माँ बाप को छोड़ देना पड़ा, बड़े होने के बाद अपनी नगरी को छोड़ देना पड़ा। मैं तो काफी बार यंग लोगों को कहता हूं, और कृष्ण की तो यहां पे पूरा परफॉर्मेंस हुआ, और आपके तो इष्टदेव है कृष्ण, तो मेरे तो बड़े चाहते हैं, मैंने तो पूरी किताब लिखी है, जेएस के बाहर है, अब देख लेना, कलरफुल किताब लिखी है, नए नए पेंटिंग्स के साथ। तो कृष्ण ने तो देखिए 14 साल के किसी टीनेजर को होता है ना कि मैं अपने माँ बाप का कुछ नहीं मानूंगा, ये तो सिर्फ हमें ये करो वो करो ये ना करो, डांटते रहते हैं, रिमोट कंट्रोल पे चलाते रहते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। तब देखिए 14-15 साल की यहां पे बैठे हुए लड़के लड़कियों की, बच्चों की उम्र के कृष्ण ने, जो मक्खन खाते थे, रासलीला करते थे, मानी पार्टी करते थे, एंजॉय करते थे, खाना पीना मौज उड़ाना मस्ती करते थे, उन्होंने जब कंस को मारा और अपने कंधे पे जब मथुरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी उम्र सही नहीं है, मैं अपने नाना उग्रसेन को इस सिंहासन पे बिठाऊंगा और मैं खुद सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाके सुदामा के पास बैठ के पढ़ाई करूंगा, ज्ञान अर्जित करूंगा। सत्ता नहीं, संपत्ति नहीं, समय है तो क्या करूंगा, ज्ञान लूंगा। बराक ओबामा साहब जब यहां पे मोदी साहब ने बुलाया था, 2015 में आए थे, तो उन्होंने कहा था नॉलेज इज अ करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी। ज्ञान 21वीं सदी के करेंसी है, पैसे है। आज मैंने जितने नाम लिए, इलन मस्क से मार्क जकरबर्ग तक, सब लक्ष्मीवान कहां से हुए? नॉलेज से हुए, टेक्नोलॉजी से हुए, ज्ञान अर्जित करके हुए, सरस्वती से हुए। तो ज्ञान में कृष्ण ने इन्वेस्ट किया। तो आप देख लीजिए,
अगर आपको लगता है ना कि पेरेंट्स का ये चीज सही नहीं है, टीचर्स की ये चीज सही है नहीं है मेरे दोस्तों, तो इतना तो सीखिए, अपनी खुद की सोने की द्वारका बनाइए। कोई नहीं कहेगा आपको क्या करना है, आपके पास लोग आएंगे कि हमें सिखाइए क्या करना है, लेकिन पहले अपने बलबूते पे सोने की द्वारका बनाइए तो सही, अपने आप को सिद्ध तो कीजिए। मैं यंग बच्चों को यह कहना चाहता हूं, टार्जन अगर एक डाली से दूसरी डाली पे वो लगाएगा ना, तो दूसरी डाली हाथ में तो आनी चाहिए ना। अब बिल गेट्स ने हायर एजुकेशन छोड़ दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने हायर एजुकेशन छोड़ दिया, विक्रम साराभाई ने भी हायर एजुकेशन घर पे लिया था। तो यहां पे सूरत के रेलवे स्टेशन पे जितने कूली है उन्होंने भी हायर एजुकेशन छोड़ दिया, तो वो क्या बिल गेट्स बन गए? 3 इडियट्स का एक सीन था, यहां पे सूरत में मुझे सवाल पूछा गया था, वो रेंचो जिस क्लास में से जा रहा है और कह रहा है कि मैं यहां पे उड़ती हवा सा था, वो 3 इडियट्स मूवी का रेंचो, आमिर खान ने जो रोल किया था, वो निकल गया उस क्लास में से। तो किसी बच्चे ने मुझे पूछा था कि मुझे भी इतनी ही बोरिंग लगती है अपनी क्लास को, मैं क्यों ना चला जाऊं इस क्लास में से उठ के। तो मैंने कहा कि भाई इस फिल्म के सीन में यह भी दिखाया गया है, आप देखना वो ध्यान से, फिल्म फिर से देख लेना, कि जाने से पहले जो साहब पढ़ा रहे थे वो पूरा इक्वेशन उसने जबानी याद करके बोल दिया था कि मैं आपसे आगे निकल गया हूं, बुद्धि में, ज्ञान में, परीक्षा में टॉपर हूं, क्लास में टॉपर हूं। आप मुझे निकाल नहीं सकते क्योंकि मेरा ही फर्स्ट नंबर आता है, तो इसलिए मुझे आपसे ज्यादा ज्ञान है, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो मैंने उस बच्चे को कहा कि आप भी ऐसे ज्ञानी हो जाओ तो निकल जाना। फिल्मों में से भी कुछ सीख मिलती है, मैं तो देखता हूं बड़े चाव से फिल्में। दंगल देख के मुझे एक बच्चे का फोन आया कि पेरेंट्स अपने हिसाब से ही अपने बच्चे की करियर बना दे, सही है क्या? बच्चे का फोन आया। तो मैंने कहा कि बेटे दंगल में भी एक सीन है, ये इंटेलिजेंट लोगों की बनाई हुई फिल्म है, ये कोई ऐसे वैसे लोगों की बनाई हुई फिल्म नहीं है जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, जिसने जिंदगी देखी ही नहीं। वो नीतीश तिवारी जिन्होंने दंगल बनाई, वो नीतीश तिवारी खुद IIT के टॉपर है, फिर उन्होंने छिछोरे बनाई अपनी खुद की लाइफ के ऊपर और सुसाइड के ऊपर। तो नीतीश तिवारी ने उसमें भी एक सीन रखा है, पहले बच्चियों का पोटेंशियल पिता को पता चलता है, ऐसे ही कुश्तीबाज नहीं बना देता। पहले जो एक गांव में घटना होती है उसमें से पता चलता है कि लड़की तो लड़ सकती है, उसके ऊपर तो इसके अंदर ये हुनर पड़ा हुआ है। फिर बाप अपने टाइम को इन्वेस्ट करता है कि चलो तुम्हारे अंदर ये पड़ा है, तुम्हारी उम्र कच्ची है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या पड़ा है, मैं तुम्हें ये बताऊंगा। वो तो सेरेना विलियम्स और विनस विलियम्स के पिताजी ने भी किया, तभी वो टेनिस चैंपियन हो गई। वो छोटे वाले जो सारेगामा और ऐसी स्पर्धाओं में जो बच्चे बच्चे आते हैं, उनके पिताजी ने, ये मैत्री के पिताजी ने और माताजी ने या गुरुजी ने भी किया होगा, तभी तो वो 18 साल की उम्र में पायलट हो गई। तो टैलेंट को तराशना भी पड़ता है, पहचानना भी पड़ता है। तो मुझे तो अच्छा लगेगा कि यहां पे जितने किड्स बैठे हैं वो सब पार्टी करें, आनंद करें। कृष्ण तो उत्सव है, तो कृष्ण का नाम लिया तो आनंद ही करना चाहिए हमें, 56 भोग। लेकिन मैं कहता हूं कि अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाइए, अपने ऑटोग्राफ को सिग्नेचर बनाइए। तो आप दूसरों की सेल्फी लेते रहोगे या आपकी सेल्फी भी कोई लेगा? आप सिर्फ दूसरों के लिए तालियां बजाने वाले स्पेक्टेटर बनना चाहते हो कि खुद के लिए तालियां कोई बजाए इतने प्लेयर बनना चाहते हो? आप सोचो क्या बनना चाहते हो। तो मैं तो आपको टिप्स दे सकता हूं कि कौन सी ब्रांड की ज्वेलरी लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांड के जूते लेने चाहिए, कौन सी ब्रांड की बाइक लेनी चाहिए, कार लेनी चाहिए, नए मॉडल्स क्या आ रहे हैं, कौन से फोन नए आ रहे हैं। मुझे दिक्कत उसमें नहीं है, मैं तो सिर्फ कृष्ण से सीखा हूं इतना कि जो कुछ खरीदो वो अपने पैसे से खरीदो, मम्मी पापा के पैसे से मत खरीदो। अपनी द्वारका बनाओ, फिर जो चाहे करो। रुक्मणी को प्रेम हो जाए तो उनको भी ले आओ, सत्यभामा को प्रेम हो जाए उनके साथ रहो। उनका आपको लगे कि हस्तिनापुर स्टेट को मेरी जरूरत है, वहां पे पहुंच जाओ। 1500 लोग सोने के मुकुट पहन के बैठे हुए थे। महाभारत, अगर आपने यहां पे महाभारत भी परफॉर्म हुआ, 1500 लोग सोने के मुकुट पहन के बैठे हुए थे। किसी का भी नाम आज हमें याद नहीं है पूरे भारतवर्ष में। एक ही नाम अकेला याद है जिसने मुकुट पहनने की चिंता नहीं की, अपना खुद का ओन आइडेंटिटी वाला स्टेटमेंट बनाया, धूल में पड़ा हुआ एक मोरपिच लगा के रख दिया और मोरपिच उसकी आइडेंटिटी हो गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन, कौन सी ऐसी स्कूल होगी जहां पे अब्दुल कलाम और अल्बर्ट आइंस्टाइन की तस्वीर या बात नहीं होगी? कौन सी ऐसी स्कूल होगी?
दोनों में से मैं कलाम साहब को तो इन पर्सन मिला था और आइंस्टाइन साहब की तो काफ़ी सारी प्रतिमाएं देखी है उनका। जर्मनी में जहाँ पे थे वहाँ पे जाके म्यूजियम देखा, स्विट्जरलैंड में रहे स्विट्जरलैंड में जाके म्यूजियम देखा, अमेरिका के प्रिंसटन में पढ़ाया प्रिंसटन में जाके म्यूजियम देखा। हर जगह पे उनकी प्रतिमाएं हैं, हर जगह पे उनकी तस्वीरें हैं, कहीं पे बाल उनके संवारे हुए है ही नहीं, बाल तो बिखरे हुए ही है, आखिरी सांस तक बिखरे हुए बाल के साथ जिए, लेकिन प्रतिमाएं तो उनकी बनी। अब रेलवे स्टेशन पे कितने लोगों में मिल जाते हैं, बस स्टेशन पे एयरपोर्ट पे कितने लोग मिल जाते हैं, बहुत अच्छे बाल संवारे हुए होते हैं, उनकी तो किसी ने फोटो ही नहीं बनाई, किसी ने प्रतिमा ही नहीं बनाई। तो आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे डेवलप करोगे वो सोचो। सचिन तेंदुलकर की हाइट 5 फीट है, रानी मुखर्जी का आवाज ब्रॉन्ज वॉइस है, वो हस्की वॉइस। मीराबाई चानू जिसने वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में पिज्जा सिल्वर मेडल जीतने के बाद ओलंपिक में कहा कि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। किरण रिज्जू हमारे मिनिस्टर गवर्नमेंट ने पिज्जा खिलाया, यहां आते वक्त ही पिज्जा की पार्टी रख दी उनके लिए। और दूसरे दिन डोमिनो वालों को लगा कि हम रह गए तो उन्होंने कहा कि पूरी लाइफ टाइम पिज्जा फ्री। लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत भी स्पोर्ट्स किया होगा उनको पता होगा, आपके स्कूल में तो स्पोर्ट्स है 7 स्टेप्स में, तो स्पोर्ट्स किया होगा उन्हें पता होगा कि अगर रानी मीराबाई रोज पिज्जा खाए तो अपनी वेट कैटेगरी से बाहर हो जाएगी, फिर ओलंपिक में उसको ट्रायल ही नहीं मिलेगा, क्वालिफाई नहीं होगी। तो 4 साल तक नीरज चोपड़ा को लड्डू बहुत पसंद थे, उसकी मां ने लड्डू बनाए। ये सब चैंपियन लोग हैं, लेकिन 4 साल तक नीरज चोपड़ा ने लड्डू नहीं खाए, 4 साल तक मीराबाई ने पिज्जा नहीं खाए। अगर मेरे दोस्तों 4-5 साल जीवन के ऐसे इन्वेस्ट करो कि आपको जो पसंद है वो भी खाना भूल जाओ और जहां पे पहुंचना है उसके लिए तैयारी करते रहो, प्रिपरेशन करते हो, अपने आप को गढ़ते रहो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया तुम्हें मुफ्त में पिज्जा खिलाएगी, दुनिया तुम्हें मुफ्त में लड्डू खिलाएगी। आई एम नॉट अगेंस्ट द पार्टी, आई एम नॉट अगेंस्ट द गैजेट्स, आई एम नॉट अगेंस्ट द जॉय ऑफ लाइफ, आई एम नॉट अगेंस्ट द एनीथिंग ब्यूटीफुल। जैसे मैंने बताया फिल्में भी देखता हूं, मोबाइल भी रखता हूं, आपकी तस्वीरें भी ली, यहां के पूरे जो कार्यक्रम हुआ उसकी तस्वीरें मैंने खुद अपनी मेमोरी के लिए ले ली, मेरा शौक है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं तो सिर्फ विवेक की फेवर में हूं कि कहां पे अटकना, कहां पे रुकना, वो आपको पता चल जाए तो आपको टिकना आ जाएगा। कहां पे रुकना है पता होना चाहिए, यहां से टर्न लेना है, यहां से वापस जाना है। ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार की वाइफ है, राजेश खन्ना की बेटी है और बड़ी अच्छी किताबें भी लिखी है, मिसिस फनी बॉन्स करके, आर्टिकल भी लिखते हैं। उसने पेरेंटिंग के ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखा, उसका बच्चा जो है आरव, तो उसने कहा कि मैं स्पेशली उसको पिकअप करने और ड्रॉप करने के लिए जाती हूं। क्यों? क्योंकि वो कार में जो 25-30 मिनट मिलते हैं ना, वहां पे वो मदरसन टॉक होती है, क्योंकि उसमें उसका कोई दूसरा तो कोई कर नहीं सकता, उसका अटेंशन उसको मुझके ही देना पड़ता है बात करने के लिए। तो मोबाइल बंद करवा देती हूं और खुद का मोबाइल भी बंद रखती हूं। और उसने देखा है कि मम्मी तो लिखती भी है, तो हर बार मोबाइल चालू नहीं रखना है। मुझे तो ये दिक्कत होती है बच्चों को मोबाइल, जहां पे पूरा एक स्किट भी हुआ उसकी वजह से। आपने कभी देखा कि रोहित शर्मा या विराट कोहली या कोई भी अच्छा क्रिकेटर खेल रहा है और बीच में कॉल आया कि आपकी सिक्सर बहुत बढ़िया थी, लास्ट वाली अनुष्का ने कॉल किया है? आपने कभी देखा कि केबीसी में अमिताभ बच्चन है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और बीच में से अभिषेक का फोन आया कि पापा ये फिल्म भी नहीं चली? उसकी तो नहीं चलती, पापा की चल रही है कि पापा 80 साल में आज भी चल रहे हैं, बेटा तो रिटायर होने की कगार पे है। मैं कह ये रहा हूं आपको कि जो लोग सही मायनों में ग्लैमर में होते हैं, बिजी होते हैं, एक्टिव होते हैं, अचीवर्स होते हैं, चाहे वो क्रिकेट के फील्ड में, सिनेमा के फील्ड में, किसी भी फील्ड में। आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी साहब बड़े जोर शोर से भाषण कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर पे जाके और पीछे से एक मोबाइल फोन आया कि सर सर इट्स वेरी अर्जेंट, इट्स वेरी अर्जेंट, प्रेसिडेंट पुतिन कॉलिंग यू। क्यों? उनको कॉल नहीं करेंगे कोई? उनको कोई जानता पहचानता नहीं, कोई मिलता नहीं, उनको कोई काम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है तो उनको काम नहीं रहता। जितने लोग सही मायनों में बिजी रहते हैं उनको तो मैंने कभी नहीं देखा कि उनके काम के वक्त उनके हाथ में मोबाइल आ गया। जो लोग लेजी रहते हैं उनको ही काम के वक्त 2-3 मोबाइल साथ में रखते हैं, वो पढ़ते पढ़ते भी मोबाइल देखते रहते हैं, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता, फोकस नहीं रहता। ये फोकस अब पेरेंटिंग को, ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में आता है कि फोकस कैसे बढ़ाए, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए। तो पहले तो जैसे मैंने बनाया, आप खुद की बिहेवियर को चेंज करो,
दूसरा, अब तो मोबाइल कंपनियों ने भी ये कर दिया है, काफी सारे सोशल नेटवर्क कंपनियों ने कर दिया है, आप आवर्स सेट कर सकते हैं। मेरे खुद के अनुभव से मैं कह रहा हूं, मैं आर्टिकल लिखता था अपने मोबाइल में, टाइप करके भेजना है आर्टिकल, मैं तो कॉलम लिखता हूं, हर वीक 2 आर्टिकल भेजने होते हैं। यहां पे शायद आए होंगे मुकेश भाई, आने वाले थे, हमारे एक स्पाइन के डॉक्टर है, मित्र है। तो मुझे उनको दिखाना पड़ा कि भाई काफी बार ऐसा होता है कि जब लंबा ट्रैवलिंग हो, स्लीप अच्छी नहीं हुई हो, तो हेडेक हो जाता है, गर्दन दुखती है, पीठ दर्द होता है। ऐसी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्यों होता है? तो उसने ढूंढ के निकाला कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, चूंकि आप काफी सारा मोबाइल में आर्टिकल लिखना मानी 2200 वर्ड्स, 2200 शब्दों का एक आर्टिकल होता है, वो मैं टाइप करके भेजता हूं मोबाइल में, क्योंकि ट्रैवलिंग करना होता है। कहां पे बैठ के लिखूं? यहां से सूरत के से पास वापस राजकोट जाऊं तो कार में लिखता था। उन्होंने मना कर दिया, मत करना, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई गियर तो है नहीं कि मोबाइल के लिए एक एक्स्ट्रा अंगूठा आ जाएगा यहाँ पे, या एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई नया कोई ऐसा वो जैसा होता है ना, नट बोल्ट आ जाएगा जो गोल गोल घूम सकता है। तो कुदरत ने जो सालों से, हजारों सालों से बनाया है, उसमें मोबाइल तो था नहीं। तो अगर ये, उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन कि जिन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल किया, तो अब 60 साल के होने के बाद पता चलेगा कि उसके प्रॉब्लम क्या होंगे। बच्चों के तो बाद में आएंगे प्रॉब्लम। तो मेरे दोस्तों, उसका टाइम तय कर दीजिए। मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम तय कीजिए। अब देखिए 365 दिन है आपके पास, 365 डेज इन ए ईयर, 65 डेज आपके लिए मैंने रख दिए। 65 डेज एंजॉय। बुखार आ गया, आराम कर लो, बैक टू बैक 5 मूवी देख लो, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल देख लो, किसी की शादी में जाके नाचो, गाओ, खाओ, पियो, मजा करो। 65 डेज फुल ऑन वेकेशन, कुछ पढ़ने लिखने की बात ही नहीं। गवर्नमेंट तो नहीं देती, मैं दे रहा हूं। 300 दिन बचे, उसके 300 दिन बाकी रहे। अब 300 दिन में 24 आवर्स का एक दिन होता है, हर किसी के पास वही होता है। इलन मस्क का भी 24 आवर्स का ही डे है, कोई भी, टाइगर श्रॉफ का भी 24 आवर्स का ही डे है। तो 24 आवर्स का जो डे है, उसमें आप क्या करोगे? 8 घंटे सोने में बिता दिए, आराम करने में, 8 घंटे तो चले गए एजुकेशन में, स्कूलिंग में। फिर जो 8 घंटे बचे, उसमें से हम 3-4 घंटे, जैसे हमने एक स्किट में देखा, मोबाइल पे, सोशल नेटवर्क पे, दूसरों की लाइक में, दूसरे के साथ कंपैरिजन में, उनके साथ बातें करने में यूं ही बिता देते हैं। उसके बजाय उसको 1 घंटा या 2 घंटा कर दो, 8 में से 2 आवर्स। मैं भी सीख रहा हूं, जैसे मेरे डॉक्टर ने बताया, वो 2 घंटे कर दो, 6 घंटे बचेंगे। 6 घंटे में से 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्क के लिए, होमवर्क कुछ रह गया, सोने में कुछ देर हो गई, कोई मम्मी पापा का काम आ गया, 2 घंटे उसके लिए रख दो। 1 घंटे अपने सेल्फ के लिए, रिलैक्स होने के लिए रख दो। चूंकि रिलैक्स के लिए तो मैंने 8 घंटे रखे ही है सोने में, फिर भी 1 घंटा में एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो भी 3 घंटे बचेंगे डेली इस उम्र में। सपोज आपकी उम्र है 16 साल और आपने 3 घंटे लेके 300 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 900 आवर्स को अपने जिस लक्ष्य में जाना है, जिस डेस्टिनेशन में जाना है, जिस डायरेक्शन में जाना है, जिस करियर में जाना है, जिस मंजिल पे जाना है, उसके लिए 3 घंटे रोजाना देने शुरू किए, तो 900 आवर्स पर ईयर, 16 साल की उम्र में आपकी 900 की एवरेज जो है, 11 साल के बाद 10,000 आवर्स हो जाएंगे, 10,000 कलाक। उससे आधे भी आप किसी भी फील्ड में दे दो तो आप उसके चैंपियन और मास्टर बन के बाहर निकलोगे। और इसमें मैंने आपका वेकेशन नहीं काटा, इसमें मैंने आपकी क्रिकेट नहीं काटी, इसमें मैंने आपके फिल्म और डांस नहीं काटे, इसमें मैंने आपकी मैरिज सीजन नहीं काटी, इसमें मैंने आपका घूमना फिरना नहीं काटा, इसमें मैंने आपका सोना नहीं काटा, इसमें मैंने मोबाइल आपसे हाथ के छीन नहीं लिया, टेलीविजन बंद नहीं कर दिया, इसमें मैंने आपकी स्कूलिंग नहीं काटी, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट एडजस्ट करके आपको दे दिया है और कुछ नहीं किया। कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। मुझे भी टाइम मैनेजमेंट से याद आया कि मुझे भी टाइम मैनेज करना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी अभी करने हैं 15 मिनट के। तो ये सिंपल सी बात है, प्रायोरिटी का लिस्ट बनाइए, पेरेंट्स भी बनाइए, बच्चे भी बनाइए, किड्स भी बनाइए। प्रायोरिटी लिस्ट, अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। कुछ चीजें अर्जेंट होती है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुरियर वाला एक आया है और उसको साइन करके उसका एनवेलप लेना है, ये अर्जेंट है, क्योंकि वो तो वापस चला जाएगा बेल बजा के,
2 बार बेल बजाएगा, खोला नहीं दरवाजा तो वापस चला जाएगा। ये अर्जेंट है, लेकिन वापस चला गया। किसी की शादी का इश्तेहार न्योता देने के लिए आया था रिश्तेदार की, तो अगर वापस चला भी गया तो आसमान जमीन एक नहीं हो जाएगी, लेकिन एग्जाम अगर नहीं दी तो आसमान जमीन एक हो जाएगी, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो अर्जेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या है, उसका टैग लगाना सीखिए। टाइम कैन नॉट बी मैनेज्ड। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं कि कोई मैनेज कर ले। टाइम कोई पॉकेट में डाल के घूमते नहीं हम कि मैनेज कर ले। सेल्फ कैन बी मैनेज। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू सेल्फ मैनेजमेंट। अपने आप को मैनेज कीजिए, टाइम मैनेज हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें, प्रैक्टिकल बातें। तो ट्विंकल अपने बच्चे के साथ जा रही थी कार में, और उसमें बच्चे का कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप। अब तो कितनी समस्याएं बड़ी गहरी होती जा रही है। अब ऐसे एक टीनेजर का कॉल मुझे आया था कि उसकी परेशानी का सबब यह था कि मैंने जिसको मैसेज किया उस मैसेज में वो ऑनलाइन होने के बावजूद ब्लू टिक नहीं हुआ। तो बड़ी बड़ी विश्व समस्या हो गई है। तो क्लाइमेट चैलेंज हो गया, ब्लू टिक नहीं हुआ और ऑनलाइन भी थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम भी ब्लू टिक मत करना, ब्लॉक कर दो। उसकी ब्लू टिक नहीं होगी अब मैसेज करेंगे तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो ऑनलाइन कब है। अब देखिए, ये उम्र की समस्या है। अगर आप सोचो, पेरेंट होने के पहले, टीचर होने के पहले, उस उम्र में आपको भी ऐसे कुछ गुलाबी गुलाबी ख्यालात आते होंगे, समस्याएं होती होंगी, हम उसको खुल के बात नहीं करते। तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग इज आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग इज आर्ट ऑफ गिविंग शोल्डर। आप उसको बताओ, बच्चों को कहो, मना मत करो। ट्विंकल ने उसी दिन वो जो बच्चे ने बताया कि भाई एक मेरी गर्लफ्रेंड है जो घर पे आना चाहती है, तो ट्विंकल ने कहा कि मेरा मम्मी एंटेना सक्रिय हो गया। कौन होगी ये, क्यों आएगी घर पे? घर पे आके क्या करेगी? मेरी कुर्सी छीन लेगी एक दिन आते आते। तो ट्विंकल ने कहा कि अंदर मेरा ये बात हो रही थी, मेरा जो दिल है वो ये सोच रहा था कि ये कहां से आ गई। बच्चा 15 साल का हो गया, ये लड़की कहां से आ गई उसकी लाइफ में। लेकिन चूंकि मैं थोड़ी बहुत दुनिया देखी है, थोड़ी बहुत रिलेशनशिप भी अपनी माँ बाप की देखी है, तो जो राजेश खन्ना पर्दे पे बड़े रोमांटिक रोल करते थे उनकी शादी नहीं चली, और जो अक्षय कुमार कभी रोमांटिक रोल करते ही नहीं, उनकी बड़ी आसानी से चल रही है। तो ट्विंकल ने तो देखा है ये सब। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, कंट्रोल करके मैंने उससे बात की कि कौन है, ऐसा नहीं वो जो माँ बाप करते हैं, कौन है कौन है कौन है कौन है वो बदमाश। तो हमने तो जजमेंट दे दिया, बदमाश है। जैसा आपने जजमेंट दिया, वो जो बच्चा है वो सिकुड़ जाएगा। उससे वक्त लगा कि ये तो बदमाश वाली बात आ गई, तो हम बात ही आगे नहीं करेंगे। आप भाग जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा किसके साथ भाग गए। एक सर्चिंग करके मूवी आई थी, कभी देखना, हिंदी में डब भी है ऑनलाइन, सर्चिंग। हमारे एक हिंदुस्तान के इंसान ने अमेरिका जाके बनाई है। एक बच्ची, अकेली रहती बच्ची, माँ कैंसर में गुजर गई है, और टीनेजर बच्ची एक दिन वापस नहीं आती स्कूल से। फिर उसका बाप जो टेक्नोक्रेट है उसको पता चलता है कि बच्ची तो खो गई, बच्ची वापस ही नहीं आई, माँ तो थी नहीं बच्ची की। तो बाप को लगता है कि मैंने सब उसको अच्छा घर दिया, उसको लैपटॉप दिया, उसको अच्छी स्कूल दी, अच्छी कंपनी है। फिर बाप को पता चलता है कि मैं अपनी बच्ची के बारे में कितना कम जानता हूँ। क्योंकि पुलिस वाले पूछते हैं कि वो कहाँ जाती है रोज, बाप को पता नहीं। क्या खाती है, बाप को पता नहीं। उसके कौन से गाने देखने पसंद है, इंटरनेट के कौन से प्लेटफॉर्म में कितने प्रोफाइल बनाए हुए हैं, बाप को कुछ पता ही नहीं था। तो बाप सर्चिंग, शोध, खोज, बाप अपने आप में खोज कर रहा है कि मेरी जवान बच्ची के बारे में मैं खुद ही कितना कम जानता हूं, जो उसके दोस्त ज्यादा जानते हैं मुझसे। ऐसा क्यों हो गया कि मेरे बच्चों के बारे में उसके दोस्त से मुझे पूछना पड़ेगा कि वो कहां जाती है, कौन सा प्रोफाइल है, किससे मिलती है, कहां उसका टाइम पास रहता है। तो कोई ऐसी बात भी, अगर ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में, किसी भी चीज के बारे में बच्चा आपसे बात करना चाहे, जजमेंट मत दो, कान दो, हृदय दो, सुनो पहले, फिर जजमेंट दो। सुनने के बाद जजमेंट दोगे अच्छा लगेगा। जैसे मुझे किसी कहेगा कि ये बड़ी अच्छी है, ये लिलवा की कचौरी है, ये नींबू मरी की सेव और पोंक है, पोंक के वड़े है, ये ऊंधिया है, ये उम्बाड़िया है, और मैं कह दूं ये बेकार है, बकवास है। हाँ मुझे पता है, अभी वक्त तो खत्म होने को आ रहा है, तो ये मैंने भी बोल दिया अभी कि भाई अब तो क्वेश्चन आंसर लेने पड़ेंगे, क्योंकि हॉल का वक्त भी खत्म होने को आ रहा है, मेरा वक्त तो चलता रहेगा। चलिए, तो आप देख लीजिए, ये चीजें जो होती है आपके सामने कि कोई कहेगा और मैंने टेस्ट भी नहीं किया और कह दिया कि बहुत बकवास है, तो आपको कैसा लगेगा? टेस्ट करने के बाद में कहूंगा कि देखिए इसमें नमक थोड़ी ज्यादा है या मिर्च थोड़ी ज्यादा है, मुझे इतना तो नहीं पसंद आएगा। तो सामने वाला सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम इनके लिए कम मिर्च वाला ले आएंगे।
तो ये पेरेंट के तौर पे आप सबको करना है। बातें सुने, बातें करे। ये सुसाइड, ये भागना, ये सब इसलिए होता है कि हम सुनते ही नहीं, हम बात करते ही नहीं। तो उस वक्त जो मेरी माँ ने बताया था, वहीं से मैं खत्म करना चाहूंगा कि आपके बच्चों के लिए ऐसी अपेक्षा मत रखो कि सिल्क का रास्ता मिलेगा, स्मूथ रोड मिलेगा। किसी को नहीं मिला लाइफ में, लेकिन उसके उनके पांव इतने मजबूत बनाइए कि वो किसी भी रास्ते पे आसानी से चल सके। रास्ता आसान नहीं होगा, पांव मजबूत होने चाहिए। एजुकेशन इज क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग फिट टू वॉक अलोन, टू वॉक अहेड। बड़े अच्छे तरीके से आप सबने बातें सुनी। जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाना है पेरेंट्स और किड्स सबको, तो यही सिखाना है कि कहां पे एक्सीलरेटर देके 100 की स्पीड पे जाना है और कहां पे यू टर्न लेके ब्रेक लगा के गाड़ी को रिवर्स करके वापस रख देना है। ये जो कंट्रोल है अगर आपके हाथ में रखोगे तो गाड़ी अच्छी तरीके से चलेगी और आपकी सही मंजिल तक पहुंचा देगी। जहां पे ब्रेक लगानी है वहां पे लीवर दे दोगे, और जहां पे लीवर लगाना है वहां पे ब्रेक लगाओगे, और जहां पे टर्न नहीं लगाना है वहां पे दस्ते चले जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट से बचिए, सुरक्षित रहिए और आनंद उठाइए अपने जीवन का, अपनी जर्नी का। बड़ा अच्छा लगा आपसे संवाद करके। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर 10-15 मिनट हमारे पास हो और हम क्वेश्चन आंसर कर पाए। सो आई वुड लव टू। मुझे तो आपसे ज़्यादा देर हो रही है ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मुझे तो अभी 9 घंटे का ट्रैवलिंग करना है यहाँ से डायरेक्ट, और सूरत में जब शाम होती है तो ट्रैफिक डबल हो जाता है। तो ये दिमाग में ये भी रहता है, जब मैं ट्रैफिक की बात कर रहा था आपको गाड़ी चलाने की। लेकिन माय फ्रेंड्स, गाड़ी में भी देख लीजिए, आगे जाने का जो विंडशील्ड है वो बड़ा होगा, पीछे देखने का जो रियर व्यू मिरर है छोटा होगा। तो जिंदगी में आगे जाना है, फॉरवर्ड गियर में चलते चले जाइए, आगे चले जाइए। आगे का रास्ता देखिए, आगे का रास्ता हमेशा बड़ा रहता है। पीछे नहीं देखना, ऐसा नहीं, सिर्फ पीछे की भूलों का रेफरेंस पॉइंट लीजिए। आप निकम्मे हो, बदमाश हो, ऐसे हो ऐसा मत कीजिए। कृष्ण से सीखिए। ज्ञान अगर होगा तो एक दिन मोटिवेशनल स्पीच भगवत गीता पूरी दुनिया में छा जाएगी। बिना हथियार उठाए हुए आप पूरी दुनिया में शासन कर पाओगे। और एक ही चीज लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कृष्ण से, जो आप सबके पास होनी चाहिए। एक हाथ में बांसुरी रखो और एक हाथ में सुदर्शन रखो। जीवन में आनंद भी चाहिए, जीवन में प्रेम भी चाहिए, जीवन में हास्य भी चाहिए, जीवन में मनोरंजन भी चाहिए, अच्छा खाना पीना, अच्छे संग, अच्छी कंपनी, अच्छी मोमेंट्स भी चाहिए। बांसुरी है ये लाइफ की। और थोड़ा सुदर्शन भी चाहिए, कभी हिम भी चाहिए, कभी अगन भी चाहिए, कभी धूप भी चाहिए, कभी छांव भी चाहिए। उन दोनों का जो बैलेंस कर सकते हैं वो अपनी लाइफ बना सकते हैं, अपनी कैरियर बना सकते हैं। थैंक यू। Dear parents, if you want to ask any question to them, you can raise your hand and ask. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इनसे, so आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। प्लीज पेरेंट्स, स्टूडेंट अगर आप भी पूछना चाहें, so you can. Come on, student, parents. Yes sir. Please. चिंता मत कीजिए, मैं जवाब में भाषण नहीं दूंगा। क्वेश्चन आंसर में तो अब तो गवर्नमेंट भी कह रही है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। छोटे से जवाब दूंगा, तो क्योंकि वक्त तो कम है तो हमें उसमें से ज्यादा। और अगर किसी को ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे और जानना है, मुझे और समझना है, और सीखना है, बाहर काफी सारी किताबें रखी हुई है मेरी। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी किताबें अगर आपको पसंद आ जाए सभी ले सकते हो, जो पसंद आए वो ले सकते हो। उसमें खाने की भी है, मेरी लाइफ का 24 इयर्स जर्नी के फोटोग्राफ्स की भी है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट किताब मैंने सालों से लिख के रखी है, बेस्ट सेलर है, मम्मी पापा उसका नाम है। पूरी किताब ही पेरेंटिंग के ऊपर है, 63 चैप्टर है। तो वो तो मैं पारायण करूंगा तो भी 9 दिन में खत्म नहीं होगी, तो आप पढ़ सकते हो आराम से। और मोटिवेशन के लिए बच्चों की जब सुसाइड बढ़ रही थी तब मैंने बताई थी एक किताब जो अब तक 35,000 कॉपीज उसकी बीच गई। ये बता देता है कि हमारी सोशल इनसिक्योरिटी कितनी है। तभी तो दवाई बिक रही है ना जब लोग बीमार है, वरना तो दवाई बिकेगी ही नहीं। वो है जय हो। तो वो 2 किताब के ऊपर आप देख के फोकस कर सकते हो, क्योंकि कोई कितना भी बोले कभी ना कभी तो खत्म करना पड़ेगा। यस, सॉरी मुझे पता नहीं था कि आपका क्वेश्चन रेडी है।
મેં મૈત્રીના પાયલોટના પપ્પા કાંતિભાઈ બોલું છું. વાવ, થેન્ક યુ. આજે Hats off, હું ગર્વ લેવું છું કે મારી દીકરીના નામથી ઓળખાવું છું. મારે તમને એટલું જ કહેવું છે પેરેન્ટ્સને અને બાળકોને, મૈત્રીએ બહુ મહેનત કરી છે, ભગવાને એને મહેનતનું ફળ આપ્યું છે. એને પાયલોટ બનાવવામાં એની મમ્મીનો ઘણો આભાર છે. મૈત્રી નાની હતી ત્યારથી જ એને મેં કીધું કે દીકરા શ્રવણકુમાર મા બાપને કાવડમાં યાત્રા કરાવતા હતા, તો તારે શ્રવણકુમાર બનીને વિમાન પાયલોટ બનીને મમ્મી પપ્પાને વિમાનમાં યાત્રા કરાવવાની છે. એટલે એણે નાનપણથી ગોલ લઈ રહ્યો. વાવ. મૈત્રી હિલ્સ નર્સરીમાં ભણી, પછી 7 ડે સ્કૂલમાં ભણી, સાથે સાથે 12 સાયન્સ સાથે એણે બોમ્બે 3 વાગે ઉઠીને મેં લઈ જતા હતા. એને ગ્રાઉન્ડ થિયરી કરી પછી કોરોના આવી ગયો અને 1 વર્ષ એનું પાછળ ગયું, નહીં તો હજુ એ 1 વર્ષ પહેલાં પાયલોટ બની જતે. અમેરિકામાં ગઈને સાહેબ એને એટલી મહેનત કરી છે સાહેબ, 10-10, 12-12 કલાક વિમાન ઉડાડતી હતી, ખાવા પીવાનું ભૂલી જતી હતી અને આવીને સૂઈ જતી, અમારી સાથે વાત નહીં કરતી હતી. બહુ મહેનત કરી છે. બીજું મા બાપોને કહું છું, દીકરીને ખુશ રાખવી હશે તો તમે એના લગ્નમાં ખર્ચો ના કરતા, એના ભણતરમાં ખર્ચો કરજો. ક્યાં બાત હે, વાહ. એક્ઝેક્ટલી ટ્રુ. આજે મારી એકની એક દીકરી છે, અમે ઘણું સાહસ કર્યું છે, પાયલોટ બનાવી છે. અમેરિકામાં એને ત્યાંના ગવર્મેન્ટના ઓફિસરો એના વખાણ કરે, એની ઇંગ્લિશમાં સ્પીચ. સાહેબ મેં 200 રૂપિયાની લોકોને ત્યાં ડ્રાઇવિંગની નોકરી કરીને મેં દીકરીને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણાવી છે. હું ખેડૂતનો દીકરો છું, મને ઇંગ્લિશ નથી આવડતું સાહેબ, પણ મેં મારી દીકરીને 200 રૂપિયાની લોકોને ત્યાં ગાડી ચલાવીને મેં પાયલોટ બનાવી છે. લોકો ડ્રાઈવરને પણ જેન્ટલમેન માણસો પાયલોટ કહે છે. હું ટ્રાવેલિંગનું કરું છું. આજે કોણ પાયલોટ આવશે? પાયલોટની દીકરી પાયલોટ બની સાહેબ. ક્યાં બાત હે, વાહ. હું જમીન- સેલ્યુટ સર. જમીનનો ડ્રાઈવર પાયલોટ છું, મારી દીકરી આસમાનની છે. વાહ. આજે અમેરિકામાં 40-50 વર્ષથી છે લોકો અમને કહે કાંતિભાઈ અમે અહીંયા પૈસાવાળા છે, અમારા દીકરાઓ અહીંયા અમેરિકાના આકાશમાં પ્લેન નથી ઉડાવી શક્યા, તમારી દીકરી સુરતથી આવીને પ્લેન ઉડાવ્યો. એટલે તમારી દીકરીમાં ઘણી હિંમત છે. મોદી સાહેબ પણ કહે છે છોકરીને ભણાવો, દીકરી બચાવો, દીકરી પઢાવો. મેં મારી દીકરીને બહુ હિંમત આપી છે. એને બોમ્બે લઈ જતા હતા 17 વર્ષમાં, હું હાઈવે પર ઇનોવા ચલાવવા આપતો હતો. એની મમ્મી ના પાડે તો બી હું આપતો, એની હિંમત આપી છે મેં. એટલે દીકરીઓને ભણાવો. દીકરી ભણશે ને તો 3 કુળનું નામ રોશન કરશે, મા બાપનું, સાસરેનું અને મોસાળનું. વાહ વાહ. એટલે દીકરીઓને ભણાવો. દીકરીઓને પણ એવું જ કહું છું કે તમારો 5 વર્ષનો સમય ખાલી જમી કાઢજો. આ 5 વર્ષની ઉંમર છે ને તમારી, એમાં તમને ઘણા પરિબળ પર આકર્ષશે. એટલે તમે 5 વર્ષ ખાલી મહેનત કરશો ને તો તમારા 50 વર્ષ સારા જશે. યસ, રાઈટ. મારી દીકરીને મેં નાનપણથી જ મેં એને એટલું બધું મેં એને જ્ઞાન આપ્યું છે ને, એ જ્ઞાનને લીધે આજે એ અમેરિકાથી આવીને મેં કીધું દીકરા તું યુનિફોર્મ પહેરીને આવશે ને તને રિસ્પેક્ટ મળશે. પપ્પા મને દિલ્હીના એરપોર્ટ પર રિસ્પેક્ટ મળ્યું, સુરતના એરપોર્ટ પર પણ રિસ્પેક્ટ મળ્યું. યુનિફોર્મ પહેરીને આવી તો એને બધે બેગ પણ એને પકડવી નહીં પડી અને એટલું રિસ્પેક્ટ આપ્યું. આજે એનું પિક્ચર બને છે, ધોની જેવું બાયોપિક પિક્ચર બને છે સાહેબ, અને એક બુક્સ લખાઈ છે. વાહ. બોમ્બેથી એને એવોર્ડ આપ્યો છે આઇકોનિક. વિજય રૂપાણી સાહેબે બોલાવ્યો, ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબે બોલાવ્યા. મૈત્રીને એટલું સન્માન મળ્યું છે સાહેબ, અમારી આખી લાઈફ આજે ચેન્જ થઈ ગઈ. આ તો મૈત્રીના પેરેન્ટ્સ જ એટલો સારો મેસેજ આપી રહ્યા છે. હું એમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એ સ્ટેજ પર આવશે બંને મમ્મી પપ્પા, જે ખરેખર આઇકોન છે આજે Yes. પ્રતિબિંબ સેમિનારના, અને જયભાઈના હસ્તે એમનું અભિવાદન થાય. બિલકુલ બિલકુલ, મને ગૌરવ થશે એમાં. એટલે જોરદાર અને તાળીઓ મને સાથે આપની વાત સાંભળીને પેલી કલામ સાહેબનું કોટ જો standing ઘણીવાર કહેતો ovation યાદ આવી સાથે, ગયું. ખૂબ ક્લેપ સાથે આપણે એમને અભિનંદન આપીએ. અને સમાજમાં જે આ દાખલો જે બેસાડ્યો છે મૈત્રી માટે, અને હૃદયથી બધું બોલી રહ્યા છે, તો આજે જયભાઈ આપણા સુરતના માણસ ધારે તે કરી શકે, કારા પાઠાનો માનવી ધારે તે કરી શકે. એકવાર તમે ધારી લો. यस यस बिल्कुल. और मैं आपको सुना रहा था, सपने वो नहीं जो रात को सोते वक्त आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो दिन को चैन की नींद सोने न दे. ये होता है इनका सपना, और ये इन्होंने साकार किया. બહુ રાતના પણ વાંચતી, અમે એને કહેતા દીકરા સુઈ જા. એ નાની 14 વર્ષ 15 વર્ષમાં એ પાયલોટનું એટલું બધું અંદર જ્ઞાન કરે, આખા વર્લ્ડના જે વિમાન ક્રેશ થાય ને સાહેબ, એનું બી અધ્યયન કર્યું કે આનું વિમાન ક્રેશ કેવી રીતે થયું. એટલું બધું પાયલોટ એની સ્કૂલમાં 7 ડે સ્કૂલમાં પણ એને મજાક થઈ હતી. એની ટીચરે સાહેબ એને
રાઉન્ડમાં આવી તો કે મૈત્રી શું કરે છે? તો મૈત્રી કે સર ટીચર મેં વાંચું છું એમ કે પાયલોટનું. તો કે તું શું પાયલોટ બનવાની? એમ કરીને આખા ક્લાસમાં એની મજાક થઈ હતી. આજે એ ટીચરે પણ એમને યાદ કર્યા છે કે મૈત્રીએ આજે 7 ડે સ્કૂલનું નામ રોશન કર્યું છે. 7 સ્ટેપ સ્કૂલ ફરીથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપને. આપને સાહેબ જો આજ મેસેજ એની દિયા હે. ઇંગ્લિશ પણ એટલું પાવરફુલ છે સર, સ્વિચ કે અમેરિકામાં ત્યાંના માણસો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અરે બેટા, ત્યાંના હવે પગે નહીં લાગવાનું, પગે ખેંચી લેવાના, કોઈ પગે લાગવાની વાત કરે તો. ગવર્મેન્ટના માણસો બી સ્પીચની વખાણ કરે છે અને સાહેબ એને મહેનતથી કર્યું છે. આજે અમે ગર્વ અનુભવીએ છીએ, અમારું જીવન સફળ થઈ ગયું છે. અમારી દીકરીએ આજે મારું નામ રોશન કર્યું સાહેબ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. બસ. એટલે દરેક બાળકોને હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે તમે બી કંઈક બનો અને મમ્મી પપ્પા આજે ગર્વ લે અમારે જેમ એવું કરો. એક દીકરી માટે શું લાગણી હોય એ મા બાપ જ સમજે કે ફરીથી Someone ખૂબ has ખૂબ raised the અભિનંદન voice, I સાથે guess. આપણે એમને એ જ હું કોઈ કહેવા કોઈ માંગુ હાથ છું. ઊંચો કર્યો પાછળ આવી ગેસ, પણ કદાચ આઈ ડોન્ટ નો કોઈએ કર્યો હાથ ઊંચો? મને અહીંથી ઓકે સર, થેન્ક યુ સોરી વેરી મચ. થેન્ક યુ. સોરી, આ તો કોઈને હાથ ઊંચો કર્યો તો મેં કીધું કે એમને કહેવું હશે તમને. ચાલો, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. સ્ટે બ્લેસ્ડ, સ્ટે હેપી એન્ડ ફ્લાય હાઈ. આ કોઈ મને લાગ્યું કોઈ હાથ ઊંચો કર્યો. યસ, प्लीज તમે થોડા કામ नीचे आओ. 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले, ऐसे ही जिंदगी कटती है. थैंक यू सर, थैंक यू सर. इट्स अ वंडरफुल, दिस इज अ पावर ऑफ ट्रूथ. दिल की सच्चाई से जो कोई बोलता है ना, तो दिल को छू जाता है. तो Sir, yes, please. Sir, I'm student. Yep. Sir, my question is not related to any doubts and other things. My question is related to you. Basically, I also love a stage and to perform or to speak over there. Yep. And many of the time I have motivated my younger brother. So, sir, I want to know what was your experience when you faced the stage for the first time? Oh wow. Thank you so much. It's a very interesting question and something Thank new, you, sir. something fresh. लोग यही पूछते हैं मार्क्स कैसे, एग्जाम कैसे, मेमोरी कैसे रिटेन करे. ये अच्छा क्वेश्चन आया. Actually, sir, he want to be a speaker in future. Oh, that's wonderful. देखिए, Within that in future, I want to be a speaker and successful businessman, and want to be someone's idol. सो देखिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो जाओगे तो सक्सेसफुल स्पीकर अपने आप कहलाओगे. ये तो दुनिया का रूल है. जो आदमी सक्सेसफुल है, अगर उनको बोलना नहीं भी आता तो लोग सुनते हैं. तो ये तो दूसरी चीज हो गई. ये तो मैंने सिर्फ मजाक किया आपके साथ, लेकिन ये भी जरूरी है. देखिए, दिस इज अ स्टेज क्राफ्ट. बी ह्यूमरस, बी इंटरेस्टिंग. लोग पूछते हैं कि भाई अच्छा लिखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए क्या करना है. तो मैं एक लाइन में जवाब देता हूं, बी इंटरेस्टिंग. लोगों को इंटरेस्ट पड़ेगा, रस लोगा तभी सुनेंगे ना. वरना तो 2 घंटे की फिल्म भी आज लोग नहीं देखते. पकाओ लगेगी तो 20 मिनट में खड़े हो जाएंगे, पेमेंट करने के बाद बाहर निकल जाएंगे. तो मार्वल की स्पाइडरमैन सूर्यवंशी से ज्यादा ओपनिंग क्यों लेती है? इसलिए तो लेती है कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा एनग्रोसिंग है. तो जो स्पीच आप परफॉर्म करो उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो. सर की बात क्यों मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी? मैं बोला ना, सच्चाई है उसमें, सच्ची बातें अच्छी लगती है. तो स्पीच में ये ध्यान रखना कि बातें सच्ची होनी चाहिए. दूसरा ये ध्यान रखना, छोटी छोटी टिप्स है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, कि दूसरा ये ध्यान रखना कि आपकी जो शुरुआत से अंत तक कुछ ऐसी एक थ्रेड, जिसको कहते हैं ना कि मोतियों की माला पिरोते हो तो बीच में एक धागा रहता है. तो एक धागा होना चाहिए कि मैं कौन सी बात में, जैसे मेरा आज का धागा था पेरेंटिंग. तो पेरेंटिंग के इर्द गिर्द कुछ मोतियाँ बिखर दिए मैंने. तो कुछ कहानी होनी चाहिए, कुछ अनुभव होने चाहिए, कुछ शब्दों की बात होनी चाहिए, कुछ कथा कहानियां. अगर आपको स्पीकर बनना है, आपको है तो बोलना. यहाँ पे तो कुछ रीडिंग किताबें है नहीं, लेकिन बोलना में वर्ड्स आते हैं ना, शब्द आते हैं. शब्द कहाँ से आएंगे? उसकी तो कोई मीटर है नहीं. अब हॉर्स पावर की मोटर आ जाती है कि भाई पानी का फोर्स बढ़ाते हैं. तो ब्रेन का फोर्स बढ़ाने की मोटर है किताबें, रीडिंग. और मैं ऐसा नहीं कहता किताबें मानी ऐसी ट्रेडिशनल बुक्स. आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, आप किंडल पे पढ़ सकते हो, डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ सकते हो. यूट्यूब के वीडियो भी एक पढ़ना है. टेड जैसे वीडियो आप देख लो तो पढ़ना आ जाएगा, उसमें काफी सारा नॉलेज मिलेगा. तो ये इनपुट होगा तब आउटपुट आएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुरू करना है किसी को पूछिए मत, और कोई क्या कहेगा वो सुनिए मत. अगर आपको लगता है कि स्टेज पे आके शुरू करना है तो आ जाइए और शुरू कर दीजिए. न पूछिए न सुनिए. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. शुरू कर दीजिए.
Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Jay sir, for your parenting. And we can say that parenting उपदेश नहीं आचरण से सिखाई जाती है. Now it's time I would like to say the last couplet. मैंने लास्ट में बचाई रखी थी कि भाई क्वेश्चन आंसर के बाद इनको सुनाऊंगा. लास्ट वाला जो आइसक्रीम होता है ना, उसकी डकार ज्यादा आती है घर जाते वक्त. तो इतना ही, सिर्फ छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है. जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रियाज करोगे, उतना परफॉर्मेंस बढ़ता ही जाएगा. ओस्मान मीर साहब मेरे मित्र हैं, मेरे घर पे अभी गाने के लिए आए थे. एक मन मोर बनी थनगाट करे उन्होंने 4 मिनट का गाया और नेशनल सेंसेशन हो गए. तबले बजाते थे बापू की कथा में, वहां से पहुंच गए, अपनी कंसल्ट करने लगे पूरी दुनिया में. तो मैंने उनको कहा कि 4 मिनट के गाने ने आपको कहां पहुंचा दिया? तो उन्होंने कहा कि 40 साल थे उसके पीछे, 4 मिनट नहीं थे. तो लास्ट वाली बात है कि कहीं पे अगर पहुंचना है तो प्रैक्टिस तो रोज करनी पड़ती है. चांस कभी मिलता है, प्रैक्टिस रोज करनी मिलती है. एक वाली एक आइसक्रीम, उसके ऊपर एक चेरी, लूजर एक स्टिकर है, टैटू नहीं है. फेल हो जाओ, कभी विफल हो जाओ, कभी न मजा आए, कभी न पता चले, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, आई एम सॉरी करके सीख सकते हो फिर से. तो लूजर एक स्टिकर है. स्टिकर ये जो यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये पूरा चांदला, कंकु, चोखा, ये कल धुल जाएगा, ये परमानेंट नहीं है. लेकिन ये टैटू है ना, परमानेंट है. तो फेलियर टैटू नहीं है. आप सफल हो जाओगे, आप सेंचुरी लगाओगे, पिछली फ्लॉप जो है आपकी कहानी लोग भूल जाएंगे. लास्ट वाली चेरी के ऊपर जो ड्राई फ्रूट होता है वो आइसक्रीम में, वो लास्ट वाला ड्राई फ्रूट. कॉन्स्टेंट एफर्ट इज अ रूल ऑफ नेचर. प्रयत्न कीजिए. मच्छर भी आपका खून चूसने के लिए आता है, प्रयत्न करता है, मर न जाए तहां तक. चींटी भी दाना लेके लिए आती है चीनी का, प्रयत्न करती है, मर न जाए तहां तक. जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. थैंक यू.